नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले मोशन यानी कि गति। तो मोशन पढ़ने से पहले मैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ डिस्कस करूँगा। तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे ये 7 सब टॉपिक्स और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। सबसे पहले देखेंगे इसमें रेस्ट ऑन द मोशन के बारे में, इसका डेफिनेशन क्या, डिफरेंसेस क्या, इससे रिलेटेड चीज़ है, और भी एग्जांपल्स वगैरह इससे रिलेटेड देखेंगे। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में। इसी में हम वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी भी देख लेंगे, वेक्टर एंड स्केलर। फिर उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस देखेंगे, उसका डिफिनीशन देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, मतलब कुछ ग्राफ की बात करेंगे, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी देखेंगे, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, जो हमारा इस चीज़ से कोई एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। 2-3 इक्वेशन है, फिर उसके अलावा भी एक्स्ट्रा 1-2 इक्वेशन और देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लास्ट में देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 11th में है और हमारा जेई का और नीट का सिलेबस में है, ठीक है। इट इज़ बेस ऑफ मैकेनिक्स, ओके। ये हमारा जेई और नीट दोनों के सिलेबस में है, और ये जो है ना वो हमारा मैकेनिक्स जो होता है, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है 11th के फिजिक्स का, उसका ये बेस है। यदि आप ये चीज़ें अच्छे से सीख जाते हैं तो आपको 11th में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप 200 से आगे रहोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा रेस्ट इन मोशन, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें रेस्ट इन मोशन कि रेस्ट क्या होती है और मोशन क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम मोशन को देखेंगे। मोशन मतलब हिंदी में इसे गति कहते हैं कि गति है क्या, ठीक है। तो आपको जितनी भी चीज़ें चलती हुई दिख रही हैं, जितनी भी चीज़ें, जैसे उड़ती हुई तितलियाँ, दौड़ता हुआ घोड़ा, उड़ते हुए बादल, जैसे गाना में होता है ना, इसका मेटाफोर यूज होता है, मचलती हुई हवाएं, सांसों का चलना, ये सारा का सारा क्या है, मोशन है। मतलब जहाँ भी थोड़ा सा कोई चीज़ चलता हुआ दिख रहा है उसे क्या कहते हैं, हम सिंपली मोशन कहते हैं, वो मोशन में कहलाता है। लेकिन ऐसा कर देने से तो ये सीधा सीधी बात हो गई ना कि ये मोशन हुआ। पर अब इसका साइंटिफिक डिफिनेशन देखते हैं, ठीक है, कि इसको साइंटिफिकली फिजिक्स की भाषा में इसे कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट ए पर है, किसी एक पॉइंट पे है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट के तुलना में, किसी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट पी है, तुलना में अपना पोजीशन चेंज कर ले रहा है, ठीक है, पोजीशन चेंज कर रहा है, कुछ टाइम लगा होगा तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, टाइम बीच में आता है। तो सिंपली यहाँ पे जानेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, किसी पॉइंट की तुलना में अपना पोजीशन चेंज कर ले, ठीक है। पहले पोजीशन ये था, ठीक है, इस डायरेक्शन में इतना दूरी पर, बाद में पोजीशन कुछ ये हो गया, ठीक है। तो ये जो पोजीशन चेंज हुआ किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इसी को क्या कहते हैं, मोशन। डिफाइन कैसे करेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन पॉइंट, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा कि वो मोशन में, ठीक है। और ये एग्जांपल तो मैंने पहले ही बता दिया था, मूविंग बॉस, गैलोपिंग हॉर्सेस, फ्लाइंग बटरफ्लाई, ठीक है, सूर्य की चक्कर लगाती पृथ्वी, एक्चुअली पूरा ब्रह्मांड मोशन में है, ठीक है। तो मोशन ही है कि जिसके कारण ये पूरी पृथ्वी जो है जीवंत दिखाई पड़ता है, क्योंकि रेस्ट का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है, ठीक है। अब मोशन के बाद हम एक और टर्म को जानेंगे, कौन सा, रेस्ट को। रेस्ट क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट, सिंपली मोशन का अपोजिट टर्म है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के दिए गए किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन ही चेंज ना करे, ठीक है, डजंट चेंज इस पोजीशन, तो उसे रेस्ट में कहेंगे, ठीक है। ये सिंपल चीज है। रेस्ट और मोशन क्या है, एक दूसरे का अपोजिट चीज है, लेकिन एक दूसरे के रिलेटिव टर्म है। इसको आगे देखते हैं, ठीक है, कि कैसे ये दोनों रिलेटेबल हैं। एग्जाम्पल वही वाला, पिछला वाला जो एग्जाम्पल था हमारा, कि कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे चला गया किसी तीसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो वो मोशन में कहलाता है। लेकिन यदि वो टाइम पास होते हुए टाइम के साथ यदि ए पर ही रह जाए तो उसे क्या कहेंगे, वो रेस्ट में है, ठीक है।
अब हम कुछ रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि ये जो हमेशा, मैंने जब भी रेस्ट और मोशन को अभी डिफाइन किया था तो बोला था कि इसका किसी पॉइंट के रेफरेंस में से डिफाइन किया जाता है, जिसे किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसे डिफाइन किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। रेफरेंस का अर्थ ही होता है, इसको कुछ अलग टर्म, स्पेशल टर्म नहीं मान लेना। रेफरेंस का अर्थ ही होता है किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मतलब रिस्पेक्टिव वाला जो पॉइंट होता है उसी को रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। आगे चल के हम रेफरेंस का और भी एग्जांपल बहुत सारा देखेंगे, जैसे यदि हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो एक रेफरेंस सरफेस वहाँ पे होता है, ठीक है, कि किस सरफेस के रेफरेंस में हम हाइट ले रहे हैं तो उसको रेफरेंस प्लेन या रेफरेंस सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट वही हो गया कि रेस्ट और मोशन को जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। चूंकि अब दूसरा टर्म पे आते हैं, ठीक है। चूंकि रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए एक किसी तीसरे पॉइंट की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये दोनों जो है ना वो रिलेटिव टर्म है, ठीक है। रिलेटिव टर्म क्या हो गया, मतलब वैसा टर्म जिसे हम एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब एब्सोल्यूट डिफिनेशन मतलब उसको खुद ब खुद अपने से डिफाइन नहीं होगा, उसकी डिफिनेशन के लिए किसी चीज की मदद होगी, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव टर्म कहेंगे, ठीक है। अब इसको हम और विस्तार से देखेंगे, एक नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखने वाले हैं, रिलेटिव टर्म इसे क्यों कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट एक ही साथ रेस्ट में हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, ये भी चीज देखेंगे, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको रिलेटिव टर्म जानने के बाद ही इसको जान पाएंगे कि जितना पूरा यूनिवर्स है ना, पूरा का पूरा मोशन में है और एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो रेस्ट में नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं रेस्ट में है, आगे देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें दो व्यक्ति जो है, ठीक है, दो व्यक्ति एक किसी कार में बैठे हुए हैं और एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, मतलब कार जो है रोड पे जा रही है। एक तीसरा व्यक्ति जो कार से बाहर है रोड के किनारे खड़ी है, ठीक है, रोड के किनारे खड़ी है। मान लो इसमें व्यक्ति का नाम एक रमेश है, एक मोहन है मान लेते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे सोहन मान लेते हैं, ठीक है। तो सोहन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सोहन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सोहन, रमेश और मोहन जो है वो दोनों का दोनों क्या चीज में रहेगा, मोशन में दिखेगा उन्हें, क्या चीज में, मोशन में। लेकिन अब हम देखते हैं रमेश के रिस्पेक्ट में मोहन को, ठीक है, मोहन को रमेश के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो रमेश और मोहन एक दूसरे के पास बैठे हुए, गाड़ी में बैठे हुए, जैसे वो बी पर एक दूसरे के जितने पास थे और जिस पोजीशन पे थे एक दूसरे के बी पे, वही पोजीशन पे वो सी पर भी रहेंगे एक दूसरे से। ना तो रमेश मोहन से दूर जाएगा, ना मोहन रमेश से दूर जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि रमेश के रिस्पेक्ट में मोहन जो रहेगा वो रेस्ट में है, क्या चीज में है, रेस्ट में है, और वाइस वर्सा मोहन के रिस्पेक्ट में भी रमेश क्या है, वो रेस्ट में है। लेकिन सोहन के रिस्पेक्ट में दोनों के दोनों मोशन में है, तो रमेश और मोहन जो हो गए एक ही टाइम में रेस्ट में भी है और मोशन में भी है, एक ही साथ दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस के कारण, ठीक है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज होगा तो सिचुएशन चेंज होगी, मतलब एक आदमी किसी एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस से वो मोशन में होगा और किसी दूसरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से रेस्ट में होगा। मैं इसका दूसरा एग्जांपल दे सकता हूँ, यदि आप घर में बैठे हुए हैं तो आप आसपास के चीजों के अनुसार रेस्ट में लग रहे होंगे, लेकिन यदि आप इसे ब्रह्मांड की दृष्टि से देखें, कोई लोग यदि हमें पृथ्वी के ऊपर से देख रहा होगा या फिर इस सोलर सिस्टम के बाहर से देख रहा होगा तो उसे लग रहा होगा कि भाई पृथ्वी घूम रही है तो इस पर जितने भी चीजें सभी घूम रहे हैं, तो हम उसके अनुसार हम मोशन में होंगे, ठीक है। और इसी कारण से यही एक चीज देता है कि दुनिया में कोई भी चीज जो है जो रेस्ट में दिखता है एक्चुअली में कोई रेस्ट में नहीं है, सभी मोशन में। एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई टर्म नहीं होती है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। फिर ये रिलेटिव टर्म जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसको हम आगे के क्लास में देखने वाले हैं। रिलेटिव टर्म से बहुत सारी चीज हम सॉल्व करते हैं, रिलेटिव स्पीड फिर आता है बाद में कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसी चीज से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमने रेस्ट और मोशन देख लिया, अब हम चलेंगे कोई चीज जब मोशन में आएगा तो वो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस क्या है, ठीक है। डिस्टेंस होता क्या है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। जब बॉडी कोई मोशन में आएगा तो एक पोजीशन से, मान लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो लिया है, एक कार है जो एक पोजीशन ए पे है, वो ब्लू वाला जो पथ है उस पथ पे ट्रेवल करते हुए ये पोजीशन बी तक जाता है,
होगा, ठीक है। तो ये जो रास्ता जो अपनाया, ये ब्लू वाला जो रास्ता अपनाया वो कार, तो इस रास्ते की जो लंबाई हो जाएगी ना, इस रास्ते की जो लंबाई हो जाएगी वही कहलाएगी इसकी डिस्टेंस, ठीक है। क्या कहलाएगा उसका? डिस्टेंस, यानी कि दूरी, ठीक है। ये सिंपल सा चीज है। जैसे अभी मान लो कोई आदमी है, वो कुछ रास्ता लेता है और कहीं दूसरा जगह जाता है, तो जिस रास्ते से गया वो रास्ते की जो लंबाई हो जाएगी ना, वही हमारी दूरी कहलाएगी, ठीक है। ये सिंपल सा है डिस्टेंस। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, क्योंकि एक तरह का लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, उसी तरह से इसका भी मीटर होगा। ऐसा ही और भी बहुत सारे यूनिट होते हैं जिसको हम बाद में और भी डिटेल से देखेंगे, जैसे किलोमीटर एक मोस्टली यूज्ड यूनिट है। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है। यानी कि दो पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अब बताइए, दो पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? तो वो जो स्ट्रेट लाइन उसको जो मिलाएगा वही स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ हो जाएगी वही शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि वही पिछला वाला ही एग्जांपल था, ठीक है, सेम एग्जांपल ले रहा हूं कि एक कार थी जो पोजीशन ए पे थी और वो ये ब्लू वाला जो नीचे वाला लाइन है, ठीक है, इस वाली लाइन से होकर के इस वाले लाइन से होकर के बी वाले पॉइंट तक पहुंचती है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या मैंने बोला था कि ये जो पथ से गया है उस पथ की जो लंबाई हो जाती थी वो डिस्टेंस थी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जिसका क्या होगा? तो ए से लेकर के बी तक जो सबसे छोटा रास्ता होना चाहिए, जो कि उसके लिए स्ट्रेट लाइन होगा दोनों के बीच में, ठीक है। ये जो एरो मैंने बना रखा है, ये जो सबसे छोटा रास्ता होगा ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, और ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, ठीक है। अब चूंकि इसकी भी क्या है, ये भी एक तरह का लेंथ है ना, शॉर्टेस्ट लेंथ है, लेकिन है क्या, एक लेंथ ही है, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस के जैसा ही मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा यूनिट। और अभी और भी यूनिट की बात करें तो किलोमीटर वगैरह है, और भी बहुत सारे यूनिट है जो लास्ट में हम देखेंगे एक बार। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। दैट इज इट कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी कम नहीं होगा। मैंने ये दो लाइन क्यों अलग अलग लिखा? एक ही लाइन से समझ में आ जा सकता था, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है इस तरीके से, ठीक है, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा जाता है। मैथमेटिकली g is greater than equal to yes, distance is always greater than equal to yes, either greater than or equal to yes। अब ये इक्वलिटी जो है, ठीक है, ये बराबर कब होगा? ये जो इक्वलिटी है एक ही समय पे होल्ड करता है। सबसे पहले मैं तो इसको समझाता हूँ कि g is how is g always greater than yes। तो देखो, मैंने अभी बताया था कि कोई भी रास्ता यदि कोई गाड़ी लेता है, ये रास्ता यदि ये गाड़ी लिया था, तो वो रास्ते की जो लंबाई थी वो डिस्टेंस थी, और डिस्प्लेसमेंट क्या थी? उस रास्ते के बीच में जो शॉर्टेस्ट पथ था वो डिस्प्लेसमेंट था। तो हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस जो होगा, पथ की जो लंबाई होगी, या तो कोई दूसरा पथ होगा जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलावा हो, ये वाला जो डिस्टेंस है इसके अलावा कोई भी दूसरा पथ होगा, या फिर यही रास्ता हो सकता है, ठीक है। इससे छोटा रास्ता कोई पॉसिबल ही नहीं है दो पॉइंट के बीच में। कोई भी दो पॉइंट है उसके बीच में बोलेगा सबसे छोटा रास्ता क्या है, तो उसको जो स्ट्रेट लाइन मिलाते हैं और उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते थे। और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हम ले लें, कोई भी दूसरा रास्ता, कोई भी किसी तरीके से ट्रायंगल बना लो, कुछ भी तरीके से दूसरा रास्ता ले ले दोनों पॉइंट के बीच में, वो स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता से लंबा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि डिस्टेंस जो होगा, मतलब कोई भी दूसरा रास्ता यदि हम ले रहे हैं, यदि स्ट्रेट लाइन नहीं ले रहे हैं, वो हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वाले रास्ते से बड़ा होगा। और ये बराबर कब होगा? डिस्टेंस, ये बोला था ना कि बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यस से डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं, ठीक है, जनरली। बाकी अपना अपना मर्जी किसी से भी तुम डिनोट कर सकते हो, लेकिन ये जनरल इसी से करते हैं, ठीक है। तो ये अब ये जो इक्वलिटी होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होगा? जब कोई रास्ता भी क्या हो, वो स्ट्रेट लाइन में हो, मोशन क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, तो वो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब है उसके बाद कि डिस्टेंस
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव। अब क्या है, क्यों ऐसा है, निगेटिव का मतलब क्या हुआ, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा एक नंबर लाइन है, या फिर इसको कर लेते हैं एक पथ है, मान लो एक रास्ता है, इस तरफ कोई डायरेक्शन है, इस तरफ कोई मान लो डायरेक्शन है ईस्ट। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट, और इस तरफ कोई डायरेक्शन है उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, ऑब्वियसली वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये उसका ओरिजिन पॉइंट है जिसको हमने ये मार्क किया। ठीक है, ये एक यूनिट है, डिस्टेंस यूनिट कुछ होगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो इसका 2 किलोमीटर या फिर 2 वाला यूनिट मार्किंग पे है। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं इसके साथ, ये ऑब्जेक्ट ना पहले वेस्ट की ओर, ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर मान लो ये 3 यूनिट चला और 5 पे चला आया। ठीक है, 5 पे चला आया, 3 यूनिट गया। ठीक है, 3 यूनिट बढ़ा, फिर क्या हुआ ना कि ये अपोजिट डायरेक्शन में ये मान लो 7 यूनिट गया। ठीक है, तो ये -2 पे चला आएगा, इस वाला पॉइंट पे आ जाएगा। 7 यूनिट मान लो पीछे की, 7 यूनिट वेस्ट की ओर गया और +3 यूनिट ईस्ट की ओर गया। तो चूंकि यदि मैं इसका डिस्टेंस निकालूं, तो मैंने बोला था कि पथ का जो लेंथ होता है वही डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस यदि मैं निकालूंगा, डिस्टेंस यदि निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये आगे 3 गया फिर पीछे 7 आया, तो सीधा सीधी पथ की लंबाई 3 और 7 एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये शॉर्टेस्ट पथ होता है ना, ये शॉर्टेस्ट पथ होता है, यहाँ से यहाँ होता है। लेकिन इसके साथ एक चीज और जुड़ा है कि यदि ये शॉर्टेस्ट पथ है जो कि पीछे मान लो यहाँ 2 था और ये अब -2 पे आ गया, तो मतलब 4 यूनिट है इधर, और यदि मान लो इधर यदि एक ही स्टेप पे हमसे पूछा जाता कि जब वो 3 बढ़ा था तो 3 होता है इसका। ठीक है, तो अब ये 3 है 4 है, हो सकता था यदि यहाँ पे रहता तो इसको भी 3 ही बोलते, तो 3 और 3 दोनों सेम ही डिस्प्लेसमेंट है। और मैंने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन आएगा हमारा, डायरेक्शन, और चूंकि डायरेक्शन जब आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन को अपोजिट साइन से हम लोग डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, यदि ईस्ट वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो वेस्ट वाले डायरेक्शन को हमको नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, ये चीज होगा, क्योंकि यदि हम डिस्प्लेसमेंट फाइनल इसका निकाले तो +3 होगा, पहले 3 यूनिट चला था ईस्ट तो प्लस में, और वेस्ट में चला कि कहता है कुल मिलाकर के 5 यूनिट, तो -5 हो जाएगा वेस्ट में, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट तो साइन अपोजिट, नेगेटिव साइन, तो ये -2 हो जाएगा फाइनली, यहाँ पे -2 चला गया, जो कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से यदि देखें तो 2 + 2 4 हो जाएगा, लेकिन ये एक नेगेटिव। तो सीधा सिंपल सा कहने का मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का 0 भी वैल्यू हो सकता है, नेगेटिव भी वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव भी वैल्यू हो सकता है। और ऐसा क्यों होता है, नेगेटिव वैल्यू क्यों पॉसिबल है, जबकि ये तो एक तरह का डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है एक तरह का, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू इसका क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन आता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है उसके साथ डायरेक्शन, जिसके कारण इसका नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल है। ठीक है, जबकि डिस्टेंस के साथ ऐसा नहीं है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अभी कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी चल दिया तो उसका पॉजिटिव ही वैल्यू है, चाहे कोई भी डायरेक्शन में जाए, ईस्ट जाए फिर उसके बाद वेस्ट में आ जाए, नॉर्थ जाए, साउथ चला जाए, उसका हमेशा वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा यदि मूव किया है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में शो किया है तो। जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन आता है, और ये इसी चीज को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ यदि एक फिक्स डायरेक्शन है। अब ऐसा डायरेक्शन क्यों आता था, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है 2 पॉइंट के बीच, तो वो एक स्ट्रेट लाइन का हमेशा कोई ना कोई खास डायरेक्शन होगा। जैसे मैं ये स्ट्रेट लाइन ली तो मैं बोल सकता हूँ कि यदि ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है तो ये कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा ईस्ट से, या फिर नॉर्थ से कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, या फिर नॉर्थ ईस्ट हो सकता है। ठीक है, तो a straight line always has a direction, that's why displacement has a direction। ठीक है, और ऐसे ही क्वांटिटी को फिर बाद में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफर करते हैं ये चीज से कि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। अगला पॉइंट हमारा वही है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड इज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड मीन्स होता है अमाउंट, मात्रा। ठीक है, क्या होता है अमाउंट, कोई चीज़ कितने अमाउंट में है उसी को उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, जैसे डिस्टेंस का अमाउंट होता है 5 मीटर, 5 किलोमीटर, 10
सेंटीमीटर, कुछ में भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो 10 हो गया ना या फिर 5 जो हो गया, जो नंबर हो गया उसके आगे, वो क्या कहलाता है, हमारा मैग्नीट्यूड कहलाता है, जिसको अमाउंट कहते हैं, ठीक है। और उसके पीछे जो मीटर या फिर कोई भी 10 किलोग्राम है तो केजी जो लगा है, ठीक है, वो यूनिट होता है, इकाई होता है, ठीक है। तो ये चीज़, और डिस्प्लेसमेंट में क्या था, मैग्नीट्यूड भी था, साथ साथ में डायरेक्शन था। अब ये डायरेक्शन वाला चीज़ कहाँ से आया भैया, तो देखो एक्चुअल पथ की जो लंबाई हो जाती है वो डिस्टेंस हो जाता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, शॉर्टेस्ट पथ, ठीक है। अब चूंकि शॉर्टेस्ट पथ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, कोई भी ए और बी जरूरी नहीं है यही हो, यदि ये यहाँ है तो भी मान लो इस डायरेक्शन में भी कोई अधिक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, शॉर्टेस्ट पथ होगा और वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। और चूंकि डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, देयर शुड बी ए फिक्स डायरेक्शन। एक लाइन का क्या होगा, एक हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, ठीक है, कोई ना कोई डायरेक्शन है, ये फिक्स होगा, एक स्ट्रेट लाइन है। इसीलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ एक हम फिक्स क्या करते हैं, डायरेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, कि उसके साथ एक फिक्स डायरेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को दो चीज में देखेंगे, ठीक है। एक वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जैसे हमारा डिस्टेंस था, और एक वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके साथ मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ में डायरेक्शन है। और आगे के क्लास में हम इसी आधार पे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटते हैं, जिसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम लोग स्केलर कहते हैं, यानी कि अदिश, और दूसरा होता है हमारा वेक्टर, ठीक है, यानी कि सदिश राशि। इन दोनों में मैं थोड़ा सा डिफरेंस देख लेता हूँ। एक्चुअली डिफरेंस तो मैं बता ही चुका हूँ, दोनों का डिफिनेशन में ही डिफरेंस है, तो वही डिफरेंस है। क्या होता है, स्केलर में हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ मात्रा रहेगी, जैसे 5 मीटर हो गया, ठीक है, कोई डिस्टेंस 5 मीटर का हो गया, तो उसमें सिर्फ मात्रा है, इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ में डायरेक्शन होगा। मीन्स यदि डिस्प्लेसमेंट की ही बात कर ले तो यदि 5 मीटर लिखा हुआ है तो उसके साथ कुछ ना कुछ डायरेक्शन एसोसिएटेड होगा, ईस्ट वेस्ट या फिर कोई डिग्री पे किसी भी तरफ, ऊपर नीचे कहीं भी, तो कोई ना एक खास डायरेक्शन होगा, ठीक है। और फिर एग्जांपल बहुत सारा मैंने दे रखा है, डिस्टेंस से आगे पढ़ेंगे, स्पीड इसी तरीके का आएगा, फिर वर्क आता है, एनर्जी होता है, करेंट होता है, और इधर एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये सब एग्जांपल है। ऐसे तो और बहुत सारा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ बताना ठीक नहीं होगा। जैसे स्केलर जो होता है वो ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता है एडिशन के लिए, जबकि वेक्टर फॉलो करता है, ये सब है, बहुत सारा है, 11th में पढ़ना है उसे। साथ में एक चीज़ और यहीं पे बता देता हूँ कि स्केलर के लिए स्केलर का डिनोशन सिर्फ नॉर्मल होता है, जबकि वेक्टर के डिनोट करने के लिए ऊपर में एक एरो का यूज करते हैं, लेकिन वो भी यहाँ नहीं पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, तो इसको छोड़ते हैं, बस इतना ही जान लेते हैं स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस। अब हम डिस्टेंस का कुछ स्पेशल यूनिट और उसका कन्वर्जन वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, ठीक है, एक दूसरे में कन्वर्टिबल कैसे है। तो ऑब्वियस सी बात है, 10 के मल्टीप्लीकेशन में ये अगला वाला टर्म होता है, इधर वाला तो 10 के पावर 6 है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है ऐसे कि 1 पेटा इज इक्वल टू हाउ मच, तो 10 रेज़ टू द पावर 15 हो गए, इस तरीके से पूछा जाता है। तो हमें इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ईजी है। कुछ और हमारा डिस्टेंस का कुछ और यूनिट है जो हम लोग स्पेस में यूज करते हैं। तो सबसे पहला है एयू, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो ये एवरेज डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है ना, 1.496 इंटू 10⁻11, ठीक है, मीटर में, ये हमारा क्या होता है, एयू के बराबर, ठीक है। फिर दूसरा आता है यूनिट हमारा लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर क्या होता है, तो एक साल में, ठीक है, लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना करता है, 9.46 10⁻15 मीटर, यही क्या कहलाता है, लाइट ईयर डिस्टेंस, ठीक है। फिर एक और यूनिट आता है पार्सेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा यूनिट माना जाता है लेंथ का। क्या होता है, एक पार्सेक जो होता है वो हमारा ऐसे पार्सेक होता क्या है कि एक एयू लेंथ, ठीक है, एक एयू लेंथ जितना डिस्टेंस पर एक सेकेंड का एंगल बनाएगा ना, वो उस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, पार्सेक कहेंगे, ठीक है। पार्सेक का अर्थ होता है पैरालैक्टिक सेकेंड, ठीक है। ये भी एक डिस्टेंस है, इसको याद रखेंगे। ये कन्वर्टिबल है, ये तीनों। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला कि एक पार्सेक जो होता है वो 3.26
326 नहीं है, 3.26 है, ठीक है। 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, और एक लाइट ईयर जो होता है 63.241 AU के बराबर होता है, ठीक है। सॉरी 63,241 AU के बराबर होता है। तो ये था। इसके अलावा मैं एक और यूनिट की बात करता हूँ, एक नॉटिकल माइल का, ठीक है। क्या चीज़? नॉटिकल माइल, जो कि कभी कभी पूछ दिया जाता है, पूछ नहीं दिया जाता है, पूछा कहीं नहीं जाता है, बस जानकारी के लिए कभी यूज यदि आए तो हम लोग इसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा एक सॉरी एक नॉटिकल माइल जो होता है ना, वो लगभग 1800 मीटर के बराबर होता है, 1800 पावर मीटर के बराबर। जैसे एक माइल क्या होता है हमारा, 1609 मीटर के आसपास, मतलब 1.6 लगभग 1.5 के आसपास माने, ठीक है। नॉटिकल माइल होता है, ये समुद्र वगैरह में मापने के लिए यूज होता है, ठीक है। समुद्र डिस्टेंस, एयर में भी डिस्टेंस, स्पेस में भी डिस्टेंस के लिए नॉटिकल माइल का यूज होता है। तो ये सारा कुछ है। तो हमारा अगला सब टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले स्पीड को ही देखेंगे कि स्पीड होता क्या है हमारा, ठीक है। स्पीड क्या होता है? तो स्पीड क्या है? तो रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि कोई ऑब्जेक्ट कोई दिया गया डिस्टेंस कितने समय में कितने समय में कवर करता है, उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं, ठीक है। मतलब उस रेट को, रेट एक्चुअली में है क्या? रेट होता है किसी भी क्वांटिटी को हम जब टाइम से डिवाइड करते हैं ना, टाइम के रिस्पेक्ट में उसको देखते हैं या फिर टाइम से डिवाइड करते हैं, तो उसी को रेट कहते हैं। आगे भी देखेंगे, रेट ऑफ चेंजेस कहते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, चलो ये कार है, ए पॉइंट पे था, ए से बी चला गया, ठीक है। ए से बी गया, ठीक है, ए से बी गया, और ये टोटल डिस्टेंस डी है, और ए के पास टाइम 0 था, और वो जब बी के पास पहुंचा तो टाइम टी हो गया। तो इसका मतलब वो कैपिटल टी के बराबर टाइम लिया है। तो ऐसे में स्पीड हम लिखना चाहें तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगा? तो ये टोटल डिस्टेंस डी अपॉन टाइम टी, ठीक है, डी अपॉन टी। तो यदि हम स्पीड की एसआई यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ms-1 भी उसको लिख सकते हैं। एक्चुअली में बहुत सारा इसका यूनिट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड क्या था हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम था, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो ऊपर में कोई डिस्टेंस का यूनिट रह जाएगा, नीचे में कोई भी टाइम का यूनिट ले लेंगे, लेकिन ऐसा यूनिट हमें ध्यान रखना है, मीटर पर सेकेंड होता है हमारा, ठीक है। ms-1 भी लिखते हैं उसको। और दूसरा और भी जो कॉमन यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर हो गया, माइल पर आवर हो गया, ठीक है। एक मैंने बात की थी कि डिस्टेंस में नॉटिकल माइल की, ठीक है, नॉटिकल माइल की बात की थी। तो एक यहाँ पे एक स्पीड भी होता है नॉटिकल माइल पर आवर जो होता है, नॉटिकल माइल पर आवर, इसको क्या कहते हैं? नॉट कहते हैं, के या नोट, ठीक है। बस कभी कभी मतलब इसको जानकारी के लिए कि 1 नॉट किसे कहते हैं पूछा जा सकता है, ठीक है। एग्जाम में तो ये बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा, बस जानकारी के लिए, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं, इसका जो स्पीड है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, सारा स्पीड जो है जितना भी इसका यूनिट होगा सब एक दूसरे से कन्वर्टिबल है, क्योंकि सारा डिस्टेंस आपस में कन्वर्टिबल है और टाइम कन्वर्टिबल है, तो उसी तरीके से स्पीड का जो यूनिट होगा वो आपस में कन्वर्टिबल होंगे। तो ये जो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर बार बार पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कन्वर्ट करने के लिए बार बार, तो इसको हम सीधा सीधे याद कर लेंगे, ठीक है। मीटर पर सेकंड को हमें यदि किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यदि इसका जस्ट उल्टा यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/80 से गुना करेंगे, 18/5 और 5/18। देखो एक्चुअली में इसके पीछे मैथ है, डायरेक्ट कन्वर्टिबल है, मैं मैथ बता सकता हूँ, लेकिन इसको डायरेक्ट यदि याद रखना है तो 18/5 हमको याद ही रखना पड़ेगा। और इसके लिए एक ट्रिक मैं बता देता हूँ कि कैसे ध्यान में रहेगा ये, कि किसमें 5 से 18 या फिर 18/5। तो मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो बड़ा नंबर से गुना करेंगे। मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, और किलोमीटर से मीटर वाला माने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, जो कि छोटा है। 18/5 बड़ा है, 5/18 छोटा नंबर है, ठीक है। हाँ, दूसरा पॉइंट है स्पीड के लिए कि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं निगेटिव हो सकता? क्योंकि स्पीड के फॉर्मूला में ऊपर में डिस्टेंस आ गया था और नीचे में टाइम था, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं था, कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए स्पीड भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। सेम रिलेशन यहाँ ध्यान रखना है, जैसा रिलेशन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में है वैसा ही रिलेशन वेलोसिटी और स्पीड में देखने को मिलता है, ठीक है। तो डिस्टेंस यदि निगेटिव नहीं था तो स्पीड भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसके आगे एवरेज स्पीड की बात करूँ तो क्या है एवरेज स्पीड? तो वही स्पीड ही है, लेकिन ये यदि कोई एक इंड स्टार्ट टू इंड जर्नी के लिए, ठीक है, टोटल जर्नी के लिए,
कि उस टोटल जर्नी में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, उसको जब हम टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो इसी को एवरेज स्पीड कहते हैं, और इसको दर्शाया किससे जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है भी एवरेज से, कि भी ए भी जी से, ठीक है, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को सिग्मा भी बोलते हैं, सिग्मा डी और सिग्मा टी, ठीक है, इस तरीके से। एवरेज वर्ड वैसे भी एवरेज वर्ड कहीं भी आएगा तो हम क्या करते हैं ना, जो भी टोटल सम होता है टोटल सम लेते हैं, उसको टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, और स्पीड की बात है तो टोटल डिस्टेंस लेंगे, टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, दैट्स सिंपल। अब हम एक और कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन, देखो ये मोशन का पार्ट नहीं है, स्पीड का टाइप को देखना है, मोशन को एक स्पीड की तरह देखना है, यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, यदि वो इस पथ पे जा रहा है, एक यूनिफॉर्म मोशन कब कहलाएगा, जब वो पहला 5 मीटर मान लो कुछ ही समय में गया, मान लो 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ भी पहले मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 2 सेकंड में गया, तो अगला 5 मीटर के लिए भी वो 2 ही सेकंड लेगा ना, फिर अगला 5 मीटर के लिए वो 2 ही सेकंड लेगा ना, फिर अगला 5 मीटर के लिए यदि वो 2 ही सेकंड लेगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस के लिए इक्वल टाइम इंटरवल ही लेगा, तब ऐसे में उसका मोशन क्या कहला जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म। मतलब हाँ भाई की बॉडी जो है हचका नहीं खा रहा है, यूनिफॉर्मली चल रहा है, ठीक है, एकदम एक स्पीड में चल रहा है, कह सकते हैं, मतलब स्पीड में चल रहा है, एक स्पीड में। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे, जब यही टाइम क्या वेरी कर जाए, इक्वल डिस्टेंस तो चले लेकिन टाइम क्या हो जाए, वेरी कर जाए, मतलब मान लो पहले 5 मीटर चलने में उसे 2 सेकंड लगा, और अगला 5 मीटर के लिए मान लो वो 10 सेकंड ले लिया, तो पहले में वो क्या है, कुछ और स्पीड रहा होगा, कुछ और स्पीड हो गया होगा, यहाँ पे कुछ और स्पीड, मतलब स्पीड इज गेटिंग चेंज, ठीक है, स्पीड बार बार चेंज हो रहा है, मतलब मोशन जो है एक समान टाइप का नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। डिफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया था, समझाया इक्वल अनइक्वल टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस अनइक्वल बोला, ऐसे भी बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस के लिए अनइक्वल टाइम ले रहा है, ठीक है, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो ये क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या है, पोजीशन जो है, ठीक है, पोजीशन के चेंज होने का रेट है, मीन्स चेंज इन पोजीशन को ही क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का ही जो रेट लेते हैं ना, रेट मतलब मैंने बताया था, रेट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को टाइम से जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, रेट ऑफ चेंज उसको कहते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा एक कार है जो ए पॉइंट पे है, वो मान लेते हैं ये जो ब्लू वाला जो लाइन है ना, उस रास्ते से क्या करता है, वो बी तक जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा जो, यदि हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो क्या ये रास्ता जो मैंने ये जो ब्लू वाला रास्ता है जिससे ये कार गया है, वो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा शॉर्टेज डिस्टेंस को कहते हैं, मतलब यहाँ से बी तक का जो स्ट्रेट लाइन होगा ना, उसकी जो लेंथ होगी वो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ये से डिनोट करते हैं ना, ये डिस्प्लेसमेंट ये कहलाएगा। और जो इसने टाइम लिया है वो टाइम यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला लेंथ बटा में टाइम, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी यहाँ पे, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट से निकलता है, और डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी था पहले। वेक्टर क्वांटिटी मतलब वैसे क्वांटिटी जिसके डायरेक्शन होते हैं, वेलोसिटी के भी डायरेक्शन होंगे ही होंगे, इतना तो फिक्स है कि इसके डायरेक्शन होंगे, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। जैसे पिछला वाला एग्जांपल में ए से बी वाला जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये कोई ना कोई एक डायरेक्शन रखता होगा, स्ट्रेट लाइन का कोई ना कोई फिक्स डायरेक्शन होता है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज तो ये था। दूसरा ये है कि जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमारा वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और जीरो होगा, ठीक है।
पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है। जबकि स्पीड हमारा क्या था, वो नेगेटिव नहीं हो सकता था। फिर आगे की बात है कि स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वेलोसिटी, ठीक है। जस्ट लाइक डिस्टेंस वाला केस, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला केस, जहाँ पे डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है। और बराबर कब वो होल्ड करता था, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चलता है। इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, कब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, मतलब उसका जो मोशन होगा वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा, ठीक है। और सेम वही कंडीशन यहाँ भी है कि स्पीड हमेशा वेलोसिटी से बराबर होगा या सॉरी हमेशा वेलोसिटी से बड़ा होगा या बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब वो मोशन जो होगा वो रेक्टिलिनियर होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। अब मैं इसकी यूनिट की बात कर लूँ, यूनिट तो इसका भी सेम वही यूनिट होगा जो किसका है, जो स्पीड का है। स्पीड वाला जो यूनिट है जो मैंने अभी डिस्कस कर रखा था, स्पीड का यूनिट क्या था हमारा, मीटर पर सेकंड, जो एसआई यूनिट था। एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। और फिर और स्टैंडर्ड यूनिट हमारा क्या है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर नॉट मैंने बोला था कि वो यूज होता है हमारा समुद्री नेविगेशन में, स्पीड शिप वगैरह का स्पीड जो कि नॉटिकल पर आवर होता है, नॉटिकल माइल पर आवर होता है नॉट, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ चारों का, ठीक है। अभी तक मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड और वेलोसिटी 4 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा है, उससे पहले मोशन पढ़ा था। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। वैसे क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, वो एक पॉइंट ए, ठीक है, लेट दिस बी द पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट ए से पर है, ठीक है। यहाँ से मूव करना शुरू करता है आफ्टर मूविंग 300 मीटर इन 4 मिनट्स टू नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। ऐसे वो कितना मीटर, 300 मीटर, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और बी पॉइंट पे पहुंचता है, ठीक है। फिर ये राइट मुड़ता है और 400 मीटर 6 मिनट में, अच्छा यहाँ पे ये इन्होंने टाइम दे रखा है, ये 300 मीटर ये 4 मिनट, ठीक है। फिर 400 मीटर ये 6 मिनट में चला जाता है और सी पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस पे चलता हूँ। तो अब देखो डिस्टेंस क्या होता था, डिफिनेशन क्या था इसका, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पथ। तो यदि मैं ए से सी तक गया तो मैं ए से बी गया हूँ, बी से फिर सी गया हूँ, मतलब मैंने टोटल डिस्टेंस कितना, तो ए से बी की जो दूरी है, ठीक है, मतलब ए से बी की लेंथ जो है ए बी, और फिर बी से सी की जो लेंथ है, ये लेंथ दोनों का सम हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस। और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 700 मीटर। ये तो सिंपल हो गया, ठीक है, 700 मीटर। फिर डिस्प्लेसमेंट की बात है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्ट्रेट लाइन, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ए और सी को मिलाने वाला लाइन हो जाएगा। अब इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए और सी की जो लेंथ होगी वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। और डायरेक्शन यदि पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, लगभग नॉर्थ ईस्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो AC की लेंथ हो जाएगी, ठीक है, वही लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और ये पाइथागोरस थ्योरम यदि हम लगाएं, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। और ये पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2500 हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा 50 के बराबर, ठीक है, सॉरी 2500 बोल रहा हूँ, 25 का डबल 0 जैसे हो जाएगा 500 मीटर, ओके। तो ये लेंथ हो जाएगा हमारा 500 मीटर, ओके, 500 मीटर हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, 500 मीटर। अब बात करूँ स्पीड की, तो स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए था और उसके साथ हमें टाइम चाहिए था, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हमने कैलकुलेट कर ही ली थी, 700 मीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। और टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये 300 मीटर जाने में 4 मिनट लग रहा है और 400 मीटर जाने में 6 मिनट लग रहा है। टोटल टाइम हो जाएगा 4 मिनट प्लस 6 मिनट, दैट इज 10 मिनट, ठीक है। 700 बटा 10 यानी कि 70 मीटर पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी की यदि बात करूँ तो क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हियर इज 500
और टाइम अगेन इज सेम, टाइम तो सेम ही रहेगा ना, टाइम तो शॉर्ट नहीं ले सकते हैं कि ये टाइम को लैप्स नहीं कर सकते, ठीक है। टाइम तो जो डिस्टेंस कवर करने में लगेगा वही डिस्प्लेसमेंट के लिए भी टाइम लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 50 मीटर पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। ये तो ट्रायंगल वाला सिर्फ सिंपल सा है, एक मैंने ज्योमेट्री ले ली, सर्कल में आ सकता है ये, फिर बहुत तरह आ सकता है। तो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में त्वरण कहते हैं, ठीक है। होता क्या है एक्सेलरेशन, तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ चेंज तो बार बार ये आ रहा है, अब जब वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे थे तब वहाँ आया था, वहाँ पर क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नॉन एज वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। रेट क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज होता क्या है, तो जब किसी भी चीज़ का चेंज को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो रेट ऑफ चेंज कहलाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का चेंज है, तो वेलोसिटी का चेंज है, तो वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है और कितना टाइम ले रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, एक कार है, एक स्ट्रेट लाइन या फिर कोई भी पथ पे चल रहा है, वो बी पॉइंट पे पहुंचता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचता है, ठीक है। ए पॉइंट पर उसकी स्पीड कुछ यू थी। अब ये स्पीड हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड ये ऐसा यूनिट में होता है। कुछ मीटर पर सेकेंड रहा होगा ए पे, बी पे पहुंचा तो उसकी स्पीड ही चेंज हो गई भाई, मतलब जितना तेज ये पहले चल रहा था उससे या तेज, मतलब वो उतना तेज अब नहीं चल रहा है, हो सकता है उससे ज़्यादा चल रहा है या फिर कम चल रहा है, मतलब उसकी स्पीड या फिर कहें उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। और उस दौरान ए से बी तक जाने में उसे टी समय लग रहा है, तो जो चेंज आया है वेलोसिटी में, मतलब v माइनस यू है ना, चेंज मतलब क्या, डिफरेंस दोनों का, तो उसका जो डिफरेंस होगा उसको यदि हम टाइम से डिवाइड करें तो वही हमारा क्या कहला जाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और एक्सेलरेशन के बारे में कुछ और चीज़ जान लेते हैं। सबसे पहला चीज़ है हमारा कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो वेक्टर के बारे में एक चीज़ बता दूँ कैसे डिसाइड करना है, यदि मुझे उसका फॉर्मूला या फिर उसी के बारे में पता है तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखेंगे कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी वो डिराइव किससे हो रहा है। जैसे एक्सेलरेशन जो हमारा है वो वेलोसिटी से डिराइव होता है, वेलोसिटी को जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन आता है, और वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट से डिराइव होता है। तो फाइनली जो वो डिराइव हो रहा है वेक्टर क्वांटिटी से, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी भी वेक्टर होगा, ठीक है। लगभग जगह, कुछ कुछ जगह नहीं होता है, जैसे अब यदि हम वर्क की बात करेंगे तो वहाँ फोर्स से डिराइव होता है, लेकिन फिर वो अलग केस हो जाता है, वो उसको हायर क्लास में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यदि हम सिंपली किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर से डिराइव करेंगे तो वो क्वांटिटी वेक्टर होगा, जैसे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब वेक्टर है तो इसका मतलब क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ साथ में डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितने भी वेक्टर है, पहले चीज था ना कि स्पीड वगैरह का जैसे बात करते थे तो वो स्केलर था, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड थी, डायरेक्शन नहीं था। तो यदि स्पीड चेंज होता था कब, जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता था तो स्पीड चेंज होता था। लेकिन अब से क्या होगा, जब स्केलर क्वांटिटी पढ़ेंगे, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होने से नहीं, उसका डायरेक्शन भी यदि चेंज हो गया ना तो वो क्या होगा, यदि मैग्नीट्यूड सेम भी रहा और डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो गया तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यदि वेलोसिटी मान लो कोई वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, नॉर्थ की ओर है, और कोई वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर है, तो दोनों डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अलग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन किसके जैसा होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी के जैसा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्यों, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होंगे वो तीनों वैल्यू रखेंगे, स्केलर क्वांटिटी सिर्फ पॉजिटिव और जीरो होता है, हो सकता है, मतलब द नेगेटिव एक्सेलरेशन इस टर्म है डिसेलरेशन, ठीक है, पूछा जाता है, ठीक है, इसको मंदन कहते हैं। अच्छा एक्सेलरेशन सिंपली बात करें तो क्या होगा, पॉजिटिव कब होगा, तो कोई स्पीड जब है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा अलग से बताता हूँ। कोई भी स्पीड, एक्सेलरेशन मतलब हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब होता है एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव, तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। और वहीं जब निगेटिव वैल्यू होता है तो उसको क्या कहते हैं, डिसेलरेशन कहते हैं, डिसेलरेशन। अब ये पॉजिटिव का मतलब क्या है ना कि स्पीड, बाद वाला जो स्पीड होगा वो ज़्यादा होगा, तभी तो उसमें पहले वाला स्पीड घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब स्पीड जो हो रहा है ना वो इंक्रीज करेगा, स्पीड एक्सेलरेशन में इंक्रीज। और डिसेलरेशन में क्या होगा कि स्पीड जो होगा वो धीरे धीरे घटेगा, ठीक है, डिक्रीज होगा,
ठीक है, डिक्रीज होगा। जैसे कोई व्हीकल जो है यदि ब्रेक लिया है तो उसकी स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है और फाइनली जीरो हो जाती है। तो वो क्या होता है, एक तरह का डिसलेरेशन है। ब्रेक क्या है, एक तरह का डिसलेरेशन है। और जब हम एक्सेलरेटर देते हैं या कोई किसी भी व्हीकल में उसका स्पीड बढ़ता है तो वो क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब जैसे देखो एक चीज़ और बात बताते हैं कि चूंकि एक्सेलरेशन डायरेक्शन बेस्ड है तो एक ही साथ एक ऑब्जेक्ट का दोनों चीज होता है, एक्सेलरेशन भी होता है, डिसलेरेशन भी होता है। कैसे समझाते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने बोला था कि वेक्टर के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना होता है। क्यों लेना होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकते हैं। मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, वो आगे की ओर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। मान लो ब्रेक लगा तो आगे की ओर वेलोसिटी घट रही है। यहाँ पे मान लो उसका 5 मीटर पर सेकंड था वेलोसिटी, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड हो गया वेलोसिटी। तो यदि मैं इस डायरेक्शन की बात करूंगा तो उसकी वेलोसिटी घट रही है। उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, मतलब उसमें डिसलेरेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन यदि मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, यदि मैं रेफरेंस ले लूं इस तरफ के डायरेक्शन को, यदि मैं पॉजिटिव मान लूं कि इस तरफ के डायरेक्शन को मान लूं, तो इस तरह के डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, 2 से 5 चला जा रहा है। मतलब ये जो हो रहा है एक तरह का एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कोई ऑब्जेक्ट को यदि हम उल्टा रेफरेंस में देखेंगे तो एक्सेलरेशन भी होता है, डिसलेरेशन भी होता है, ठीक है। यदि मैं ब्रेक मार रहा हूँ तो एक तरह का वो पॉजिटिव डिसलेरेशन हो रहा है और निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब सीधा सीधे सिंपली यदि मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो कोई एक ऑब्जेक्ट यदि किसी एक डायरेक्शन में डिसलरेट हो रहा है तो वो दूसरा डायरेक्शन में सेम ही टाइम में एक्सेलरेट हो रहा होगा, ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा होगा। और ये यहाँ पे क्यों मैं इस तरह का बात कर रहा हूँ, ये आगे आकर के एक्सेलरेशन जब फोर्स से रिलेट करते तब इसका वहाँ पे उपयोग होता है, ठीक है। अब मैं इसकी यूनिट की बात कर लेता हूँ। तो इसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा देखो यूनिट हम एक तो याद रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ, यूनिट को डिराइव किया जाता है जैसे जैसे क्वांटिटी डेरिवेटिव की ओर चला जाता है। मतलब क्वांटिटी डिराइव होगा, एक से अधिक क्वांटिटी मिल करके क्वांटिटी बन रहा है। जैसे एक्सेलरेशन, सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं, वो देखने में सिर्फ एक्सेलरेशन लग रहा है लेकिन इसमें वेलोसिटी है उस डिवाइडेड बाय टाइम है। चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब एक तरह का वेलोसिटी ही हो गया, ठीक है। और वेलोसिटी भी क्या है, हमारा एक डिस्प्लेसमेंट है और चेंज इन टाइम है, इस तरीके का चीज़ है। तो एक तरह का एक्सेलरेशन भी है ना, एक डेरिवेटिव क्वांटिटी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव क्वांटिटी में जो इससे भी वो डिराइव हुआ उसका मैं SI यूनिट यदि लिख दूं तो ये फाइनली जो होगा ना वो फाइनल का SI यूनिट, जैसे हमारा एक्सेलरेशन जो है उसका वो वेलोसिटी बटा टाइम से है। तो यदि मैं ऊपर में वेलोसिटी का SI यूनिट जो कि मीटर पर सेकंड होता है और नीचे में टाइम का SI यूनिट जो सेकंड है, यदि मैं इसको निकालूं तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो कि SI यूनिट है हमारा एक्सेलरेशन का। अब मैं एक्सेलरेशन की मैथमेटिक्स की भाषा में बोलूँ, जैसे फार्मूला था वो क्या था हमारा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी हो जाता है। मतलब जो फाइनल v, जहाँ पे v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी है और u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी पहले का। और चेंजेज मतलब क्या होता है कि जो चीज़ फाइनल क्या हो गया और पहले क्या था, फाइनल में से पहले वाला को घटा देते हैं, वही चेंजेस कहलाता है। तो v माइनस यू और टाइम रेट है चेंज का तो टाइम से डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको गुना करूँ एक चीज़ से, क्योंकि ऑब्वियसली अपोजिट है एक दूसरे का, इधर एक डिवीजन में अपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन में, बस इक्वेशन को बैलेंस सिर्फ कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन तो बैलेंस ही है, तो 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। फिर उसी तरीके से v क्या लिख सकते हैं, u प्लस 80 लिख सकते हैं। ये जो हमारा आता है एक्सेलरेशन से थोड़ा सा चेंज होकर के जो v को एक्सेलरेशन वाला जो हमारा फॉर्मूला है उससे जो फाइनल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला जो लिखते हैं v के फॉर्म में जो लिखते हैं, यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन है मोशन का, ठीक है। और इसी बेस पर और एक और दो फार्मूला के बेस पर हम बाकी दो और फार्मूला डिराइव करेंगे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक एग्जांपल है कि मोहन एक लड़का है जो कि एक बाइक राइड कर रहा है, ठीक है, विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड क्या है उसकी 36 किलोमीटर पर आवर से भी चल रहा है। ये स्टार्ट गिविंग एक्सेलरेटर देना शुरू करता है, मतलब उसका एक्सेलरेशन बढ़ाता है, एक्सेलरेशन मिलाता है, जो कि विच इंक्रीजेस स्पीड टू 90 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 5 सेकेंड। तो कैलकुलेट हिज एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ 36 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी,
हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर फाइनल वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा है बुआ, टाइम लगा है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में इतना ज़्यादा स्पीड में आ गया। तो हमसे एक्सेलरेशन पूछा। अब देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते भी माइनस यू बटा टी करके, लेकिन ये यूनिट जो है वो ये सही में नहीं है, मीटर पर सेकेंड में करना होगा। तो क्या करते थे मीटर पर सेकेंड करने के लिए, मीटर पर सेकेंड करने के लिए किलोमीटर को तो 5 बटे हमने 18 से गुना करते थे। ये कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 18 दूनी 36 और 2 बचे 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा 90 गुने 5 बटा में 18, जो कि हो जाएगा 18 5 90 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। अब फिर हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा v माइनस यू बटा में टी। v हो गया हमारा 25, u हो गया 10, t हो गया 5, 15 बटा में 5 हो गया कितना 3, किस यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम चाहते तो क्या कर सकते थे, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, यूनिट दूसरा हो जाता, डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते थे, लेकिन यूनिट फिर चेंज हो जाता, फिर फाइनल में भी हमको उसको चेंज करना पड़ता, ठीक है। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ये ग्राफ होता क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। दो एस्पेक्ट के बीच के रिलेशनशिप को हम पेपर पे दर्शाते हैं बाय पॉइंट और बाय लाइन, ये हमारा क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है, ठीक है। अब ग्राफ दर्शाते कहाँ है, ग्राफ होगा कहाँ, तो ऑब्वियस सी बात एक प्लेन पेपर पे होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ का पेपर भी ले लिया है, जनरली ग्राफ पेपर पे होता है, अब प्लेन पेपर पे भी कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइन या पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ होता है, तो रिप्रेजेंट करते कैसे, तो इसके लिए कुछ ना कुछ रेफरेंस लाइन होना चाहिए सबसे पहले। तो ग्राफ के लिए रेफरेंस लाइन लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दो एक्सिस होता है, सब जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला जो एक्सिस है उसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, और फिर जो हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है, ठीक है, उसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, उसे वो ओरिजिन कहते हैं, उसे दर्शाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि दोनों एक्सिस का जो हमारा, उसको हम लेंथ वाइज डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से कुछ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। जो ओरिजिन होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे 0 से दर्शाते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस का यदि हम वाई से बाद वाला इधर लेफ्ट साइड वाला पार्ट लें तो उसे हम लोग फिर निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तीनों तरह का नंबर होता है, निगेटिव, 0 और पॉजिटिव, ठीक है। ओरिजिन को 0 लेंगे, लेफ्ट को निगेटिव, राइट को पॉजिटिव एक्स में, और जबकि वाई में क्या करेंगे, ऊपर वाला को पॉजिटिव, नीचे वाला को निगेटिव लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से उसको लेंथ में डिवाइड करते हैं। ये स्टैंडर्ड नहीं होता है, ठीक है, स्केल से नहीं होता है, ये सिर्फ इसका एक एक्चुअल लेंथ का एक यूनिट होता है, ठीक है, लेंथ यूनिट वाइज लेते हैं। अब क्या है ना कि एक्स एक्सिस को हम लोग अब शीशा कहते हैं, और वाई वाला को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये चीज तो बेसिक ग्राफ का जो नेम टर्मिनोलॉजी था वो मैं सीख गया। अब मुझे क्या करना होता है कि इस ग्राफ में मुझे किसी एक पॉइंट को पहले रिप्रेजेंट करना होगा, फिर उसके बाद लाइन को रिप्रेजेंट करना होगा। तो सबसे पहले पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मैंने बचपन में पढ़ा था, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि लाइन जो होता है वो पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है। लाइन जो होता है वो क्या होता है, पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है। यदि पॉइंट 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 मिल गया तो लाइन बनता है। तो लाइन को बनाने से पहले हम पॉइंट बनाना सीखें, पॉइंट को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस ग्राफ में पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो लेट कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया मैंने, ठीक है। ये पॉइंट इसी प्लेन में है, जो ग्राफ वाला प्लेन है उसी में ये पॉइंट है। अब देखो इस पॉइंट का पोजीशन यदि मुझे जानना है कि ये किस तरफ लाई करता है, तो मैं क्या करूंगा ना कि जो दो एक्सिस मैंने दिया है उससे इसकी दूरी को मापेंगे, ठीक है। देखेंगे कि एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ ये 0 से कितना दूरी पर है, ठीक है, ये इधर से कितना दूरी पर है, ठीक है, कितना दूरी पर ये पॉइंट है। और फिर देखेंगे कि ये वाई एक्सिस में ये एक्स तरफ से कितना दूरी पर है, ठीक है। और यही दोनों दूरी को हम इसको रिप्रेजेंट करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे यदि मैं इस खास पॉइंट की बात करूं
तो एक्स एक्सिस में यदि दूरी की बात करूं कि एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट पे है, तो एक्स क्या था, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये 4 वाला के सामने है, 4 वाला के सामने है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि इसका एक्स वाला जो एक्सिस है, मतलब इसका जो एब्सिसा होगा, ठीक है, एब्सिसा जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका एब्सिसा इसका 4 हो जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस में कितना दूरी पर है, ये 4 वाला की दूरी पर है, ठीक है, 4 के सामने ये पॉइंट है, तो इसकी एब्सिसा 4 हो जाएगी। लेकिन वही यदि हम वाई में डिस्टेंस से देखेंगे कि वाई एक्सिस में ये ओरिजिन से कितना दूर पे है, ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन से ये क्या है, +3 है, तो इसकी ऑर्डिनेट को हम 3 मानेंगे, 3 के सामने है ना, ये 3 के सामने हो गया, तो इसकी ऑर्डिनेट हो जाएगी, ऑर्डिनेट हो जाएगी 3, कुछ इस तरीके से। अब देखो ये किसी पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट इस तरीके से जानते हैं, और तो पॉइंट को लिखेंगे कैसे, जैसे यदि ये पॉइंट मैंने लिया था, ये पॉइंट मान लो ए, इस पॉइंट का नाम ए है, तो सबसे पहले अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, इसका पोजीशन कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले एब्सिसा की जो वैल्यू रहती है वो लिखते हैं, फिर कॉमा करके ऑर्डिनेट की जो वैल्यू रहता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो जो मैंने पॉइंट एग्जांपल लिया था उसका आदि पोजीशन कोई बोलेगा तो सिंपली 4 3 बोलेंगे, ठीक है, 4,3, 4 एब्सिसा है, 3 ऑर्डिनेट है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। अब मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, तो एक मैंने एग्जांपल ले लिया है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का। एक्चुअली में ये पोजीशन टाइम का रिलेशन मैंने लिया है, उसको ग्राफ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें पोजीशन में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 0 टाइम पे, मतलब रेस जब स्टार्ट में था, स्टार्ट में कोई 1 मीटर के डिस्टेंस पे थी, फिर जैसे ही 2 सेकंड हुआ वो 4 मीटर पे चला गया, 3 सेकंड में वो 7 मीटर पे, और 4 सेकंड में वो 10 मीटर पे चला गया, ठीक है। तो इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने से पहले मैं एक्सिस का ध्यान रखूंगा, ठीक है। एक्सिस देखूंगा, इसमें पोजीशन है और टाइम है, मतलब रिलेशन पोजीशन और टाइम के बीच में होना चाहिए था। अभी मैंने ग्राफ में जब देखा था तो उसमें 2 एक्सिस थी, एक्स और वाई एक्सिस थी, ठीक है, तो वो 2 रिलेशन के लिए था। तो यहाँ पे पोजीशन और टाइम है, तो किसी एक को एक्स पे रख देंगे, किसी दूसरे को वाई पे रख देंगे, पोजीशन को किसी पे रख देंगे, टाइम को किसी पे रख देंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि हम किस पे रख रहे हैं। तो जनरली, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन मैं ये जनरली बोल रहा हूँ कि टाइम को हमेशा लगभग टाइम हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, एक्स एक्सिस को इंडिपेंडेंट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। मतलब इस पे वैसे क्वांटिटी रखेंगे जो हमारा इंडिपेंडेंट हो, जैसे हमारा टाइम क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम किसी पे डिपेंडेंट है क्या, जबकि पोजीशन क्या है वो टाइम पे डिपेंडेंट है। तो हम एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, हम लोग एक्स एक्सिस पे टाइम को रखेंगे, और टाइम ये किस यूनिट में रख रहे हैं, सेकेंड में, ठीक है। फिर तो बच गया हमारा पोजीशन, पोजीशन को किस पे रखेंगे, वाई पे रखेंगे, वाई पे रखा, और इसका यूनिट क्या है, हमारा मीटर है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा पॉइंट को दर्शाना। जैसे ये पोजीशन टाइम का हर एक रिलेशन एक एक पॉइंट को दर्शाएगा, ठीक है। जैसे हमारा जो पहला रिलेशन है कि पोजीशन 1 था जब टाइम 0 था, टाइम क्या था, एक्स एक्सिस को लिया था, अब शीशा हमारा हो जाएगा 0 और ऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 1, पहला पॉइंट तो इस तरीके से आ गया। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो टाइम हमारा 2 है, पोजीशन है हमारा 4 मीटर, तो अब शीशा 2 हो जाएगा और पोजीशन हो जाएगा 4, तो दूसरा पॉइंट हो गया 2 4। फिर उसी तरीके से तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 7 हो जाएगा तीसरा पॉइंट, ठीक है। और चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा 4 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी पॉइंट को क्या करेंगे, हम लोग इस ग्राफ पे दर्शाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा 0 1, ठीक है। तो भाई 0 तो हमारा ये ओरिजिन हो जाता है हमारा 0, और y के लिए 1 लेना है तो ये हमारा 1 होगा, क्योंकि 2 4 6 8 है इस तरीके से, तो 1 तो हमारा यही होगा। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0 1, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 0 1 हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट था हमारा 2 4, ठीक है। तो 2 तो ये हो गया और 4 हो गया ये, तो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन लाइन यहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2 4, दूसरा पॉइंट 2 4। तीसरा पॉइंट है हमारा 3 7, ठीक है। तो 3 हमारा ये हो गया और 7 हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो 3 7 हो गया, और लास्ट पॉइंट है हमारा 4 10, 4 हमारा ये हो गया और 10 हमारा ये हो गया, ठीक है। तो पॉइंट ये हो गया 4 10। अब क्या करेंगे, ये सारा पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ग्राफ हो जाएगा इस तरीके का, ठीक है। ये पोजीशन टाइम था, तो इस तरीके से, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब हम ग्राफ का 2 और बेसिक चीज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर 2 टाइप का ग्राफ पढ़ेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैंने एक और ग्राफ का एग्जांपल लिया है,
किस लिए लिया है? दो चीज़ समझाने के लिए, पहला स्लोप और दूसरा एरिया रिलेटेड टू ए ग्राफ, एक्चुअली में लाइन, ठीक है। स्लोप क्या होता है, उस लाइन का स्लोप क्या होगा और उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। अब तो सबसे पहले स्लोप के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब जो ये लाइन होता है, ठीक है, ये जो ग्राफ का जो लाइन है, उस वो लाइन क्या होता है, किसी दोनों साइड में एक इनफिनाइट रूप से एक्सचेंज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे कटेगा ही ना। जैसे ये लाइन है, यदि मैं इसको इस तरफ और बढ़ाता चलूँ तो ये फाइनली जाकर कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे काटेगा और उसके साथ कोई ना कोई एक एंगल बनाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। उसी एंगल का यदि हम tan थीटा वैल्यू ले लें, उस एंगल का tan वाला वैल्यू ले लें, उसी को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। और tan होता क्या है, tan थीटा बराबर होता क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस कंडीशन में यदि कोई एंगल इस तरीके से थीटा बन रहा है और कहीं से मान लो एक ट्रायंगल बन गया, यदि एक लाइन ले लिया इस तरीके से, तो परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो यही वाला लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला जो लाइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। मतलब जो एक्स एक्सिस जो वाई वाला पार्ट हो जाएगा, वाई वाला पार्ट जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा और बेस वाला जो पार्ट हो जाएगा वो एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाई कौन सा डिस्टेंस लेंगे, एक्स कौन सा डिस्टेंस लेंगे, तो इसी लाइन पे किसी दो पॉइंट का y का डिफरेंस ले लेंगे, y1 माइनस y2 ले लिया और उसी लाइन पे उसी दोनों पॉइंट का x का डिफरेंस, अब सीधा का डिफरेंस ले लिए, ठीक है। तो ये फाइनली क्या हो जाता है, हमारा स्लोप निकलता है, ठीक है, स्लोप निकलता है। यदि मैं इस पार्टिकुलर लाइन की बात करूं तो इसका स्लोप मैं निकालता हूं, देखो। तो इसका स्लोप निकालने के लिए किसी दो पॉइंट को ले लेंगे, ठीक है। चलो एक 1,2 वाला पॉइंट है और एक 3,3 वाला लेता हूँ। अब मुझे करना क्या है, तो स्लोप पर इज इक्वल टू लिखना है, स्लोप बराबर क्या था, y1 माइनस y2, किसी को भी ले लेंगे इसमें, y और x किसी को भी मान लेंगे, सेम ही आएगा। यदि ये हमारा पहला पॉइंट है तो x1 y1 इसी को ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेंगे, x2 y2 ले लेंगे, ठीक है, दो पॉइंट है। और नीचे में क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो अब्सिसा का डिफरेंस बटा में सॉरी ऑर्डिनेट का डिफरेंस बटा में अब्सिसा का डिफरेंस हो जाएगा। तो y2 माइनस y1 किया तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और x2 माइनस 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, स्लोप यही आ जाएगा। एंगल हमसे नहीं पूछा, एंगल अलग चीज़ है और स्लोप अलग चीज़ है, ठीक है। स्लोप क्या है, एंगल का जब tan थीटा वाला वैल्यू लेते हैं ना तो उसको स्लोप कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया की। तो एरिया ऑफ ए ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा, तो ये जो ग्राफ है उसका x एक्सिस के साथ जो एरिया बनेगा ना वो हमारा ग्राफ का एरिया कहलाएगा। यदि मुझे किसी ने पूछा कि इस ग्राफ में 1 से लेकर के 5 तक एरिया क्या होगी, तो 1 के सीधा सीधे हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे x एक्सिस पे और 5 से सीधा एक लाइन खींचेंगे x एक्सिस पे, तो ये एक तरह का इनक्लोज हो गया ना। तो ये जो इनक्लोज हो गया ना, ये जो एरिया होगा यही कहलाएगा इस ग्राफ की एरिया। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5 तक। यदि लाइन ये पूरा का पूरा यहाँ से कहेगा इस पूरे लाइन का, तो हम लोग यहाँ से यहाँ पूरा का लेंगे, ठीक है, पूरा का एरिया लेंगे, ठीक है। इसमें टाइम बाउंडेड होता है जहाँ से जहाँ तक का पूछे, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज आने वाला है। ग्राफ का एरिया जो होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें दर्शाता है, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ में पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पढ़ेंगे कि उसका एरिया जो है पोजीशन देता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में देखेंगे उसका एरिया जो है वो वेलोसिटी देगा। तो हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स वर्सेस टी, ओके। तो हम ग्राफ लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा, ठीक है। अब ये देगा क्या, तो ये क्या चीज, ये रिलेट हमारा क्या होगा, तो दोनों में रिलेशन दिखाएगा कि पोजीशन और टाइम किस तरीके से रिलेटेड है। ग्राफ से यही शो होगा किस टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। यदि वो सारे पॉइंट को यदि हम मिला दे, ठीक है, तो वो ग्राफ हमें क्या दे देगा, पोजीशन टाइम ग्राफ देगा। जैसे ये यदि लाइन देखें, ये एक ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्स वर्सेस टी है, ठीक है, एक्स वर्सेस टी ग्राफ है। इसमें ये क्या है ना कि ऑब्जेक्ट 0 समय पे, जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन 2 पे था, ठीक है, ये वाला पोजीशन था। जब वो 5 पे पहुंचा, जब टाइम 5 सेकंड हुआ तो वो ऑब्जेक्ट 4 मीटर पे पहुंचा, ठीक है। और इसी तरीके से ये आगे इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब पोजीशन और इंक्रीज होते जा रहा है जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है। तो सिंपली पोजीशन और टाइम ग्राफ क्या देता है, पोजीशन और टाइम के बीच रिलेशन देता है कि किस टाइम पे किस उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था, ठीक है। जैसे यदि मैं 8 सेकंड की बात करूं कि 8 सेकंड पे क्या पोजीशन था,
तो 8 सेकंड पे यहाँ पे आएगा, और इसको यदि हम वाई एक्सिस मतलब पोजीशन देखेंगे इसके सामने तो ये 5 आएगा, ठीक है। मतलब 8 सेकंड पे ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से देता है। अब देखते हैं कि ये क्या क्या चीज दे सकता है, मतलब अलग अलग टाइप ऑफ मोशन देखेंगे कि कितने क्या क्या चीज हो सकता है पॉसिबल, जो हम एक ग्राफ से पोजीशन टाइम वाला ग्राफ से पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जरूरी नहीं, ये ग्राफ हमारा क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो थोड़ा सा टाइम एक्सिस से थोड़ा सा एंगल पे है ना, थोड़ा सा कॉर्नर बनाते हुए वो आगे की ओर ऊपर की ओर जा रहा है। हो सकता है कुछ ग्राफ इस तरीके से हो, मतलब ऐसे ऊपर से शुरू होकर के नीचे, कोई हो सकता है कि टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ हो तो वो क्या बताएगा। हो सकता है कि कोई ऐसे हो कुछ सीधा सीधी पोजीशन वाला के साथ पैरेलल हो तो वो क्या डिपिक्ट करता है, ठीक है। तो वो सारा कुछ हम अभी देखेंगे। फिलहाल मैं ये देखता हूँ कि ये जो लाइन है वो क्या डिपिक्ट कर रहा है, जो ब्लैक वाला है। तो इस लाइन से इतना तो पता है कि पहले 2 मीटर जाने में उसे 2 मीटर पर पहले था इनिशियली क्या था पोजीशन x0 यदि बोले तो वो दूर था, तो 2 मीटर पे था, यदि टाइम 0 था। लेकिन जैसे ही 5 सेकंड हुआ तो 5 सेकंड पे ये 5 सेकंड में ये 4 मीटर चला गया, ठीक है। और उसी तरीके से यदि हम 10 सेकंड पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना 6 के बराबर आ रहा है। मतलब ये अगला 5 सेकंड में फिर से ये 5 सेकंड में 4 मीटर पे गया, मतलब 2 मीटर सो किया, क्योंकि पहले से ही 2 मीटर पे था ना, तो 2 मीटर बढ़ा 5 सेकंड में। लेकिन अगला 5 सेकंड में फिर से ये 6 पे चला गया, मतलब अगेन ये कितना मीटर 2 ही मीटर बढ़ रहा है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते थे कि जब टाइम इक्वल हो और डिस्टेंस उतना ही कवर करता है हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस तरह के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते थे, ठीक है। तो अब कहीं भी इस तरह का ग्राफ आए कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो टाइम एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, कुछ इस तरीके का भी ग्राफ हो सकता है, तो क्या बोलेंगे वो एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ शो कर रहा है। अब यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मींस होता है कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या है उसका कांस्टेंट है, या फिर वेलोसिटी कह सकते हैं, वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसमें भी 4-5 तरह की बातें हो सकती है कि अब देखो ये लाइन तो हमारा कांस्टेंट स्पीड दिखा ही रहा था, मान लो एक 2 से ही स्टार्ट करता हुआ एक और इस तरीके से लाइन मैंने खींची है, तो इसका भी स्पीड तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है जो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो ये कांस्टेंट स्पीड इसका भी होगा। लेकिन दोनों में स्पीड किसका ज्यादा होगा, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो किसका ज्यादा होगा, तो ये कैसे पता करेंगे, तो देखो डायरेक्ट अब याद रखेंगे, लेकिन उससे पहले याद करवाने से पहले कि ऑब्वियस सी बात है जिस जो ज्यादा ऊपर जा रहा है वो ज्यादा होगा उसकी स्पीड, लेकिन उसको याद करने से पहले हम लोग देख लेंगे कि कैसे ज्यादा होगा। अब देखो ये 5 सेकंड में ये 4 मीटर जा रहा था, ये वाला जो ग्राफ था ये 5 सेकंड में पहले 5 सेकंड में 4 मीटर पे चला जा रहा था, मतलब कुल मिला करके ये 2 मीटर जा रहा था, ठीक है। 2 मीटर आगे बढ़ रहा था, 2 मीटर तो पहले से ही था इसका डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, लेकिन अगला 5 सेकंड में ये 2 मीटर और आगे जा रहा था। लेकिन ये वाला यदि मैं ग्राफ की बात करूं तो इसे अगला 2 मीटर जाने में मतलब 4 मीटर जाने में मात्र 2 सेकंड, मतलब अगले सिर्फ 2 ही सेकंड में ये 2 मीटर ये चला जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई 5 सेकंड में 2 मीटर जा रहा है, कोई 2 ही सेकंड में 2 मीटर चला जा रहा है, मतलब कम ही समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे कि इसकी स्पीड जो होगी, ये वाला ग्राफ से मान लो ये ए था ये बी था, तो स्पीड ऑफ पी विल बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए, ठीक है। अब सीधा सीधे सिंपली याद रखेंगे कि जो जितना ज्यादा एंगल यहाँ से बनाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस से, ठीक है, इसको पीछे कर लेंगे तो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा, तो जितना ज्यादा बड़ा एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी और स्पीड कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब देखते हैं और भी डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है हमारा। इसमें क्या है, एक एक्स एक्सिस पे पोजीशन है और वाई एक्सिस पे हमारा टाइम है, और ये जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। टाइम एक्सिस के पैरेलल में ही ये स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा, इससे क्या डिफेक्ट करेंगे, किस तरह का मोशन होगा, स्पीड कैसा होगा, या फिर क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। तो देखो क्या है, पोजीशन क्या है हमारा, पोजीशन है कुछ मान लो यहाँ पोजीशन 5 मीटर रहा हो, ठीक है, और यहाँ मान लो टाइम इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या था ना, मान लो ये 1 सेकंड था, ये फिर मान लो 2 सेकंड है, ये मान लो यहाँ पे 3 सेकंड हो गया, ये 4 सेकंड, लेकिन पोजीशन क्या है, पोजीशन 5 ही मीटर है। यदि ये चीज ऊपर जाता, लाइन ऊपर जाता तो ना पोजीशन ऊपर बढ़ता है, या फिर लाइन नीचे जाता तो फिर पोजीशन घटता, मतलब पोजीशन घट या बढ़ नहीं रहा है, पोजीशन सेम रह जा रहा है, जबकि टाइम जो है वो लाइन के साथ लाइन आगे बढ़ रही है, तो टाइम क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है ना कि टाइम के साथ पोजीशन में कोई चेंज नहीं आना, इसी को क्या कहते थे, रेस्ट। टाइम के साथ साथ
पोजीशन में चेंज नहीं आना, ये रेस्ट कहलाता है। तो ये जो पहला जो चीज है वो हमारा रेस्ट वाला हो गया, ठीक है। अब इस तरह के ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। पोजीशन हमारा यहाँ है और ये हमारा टाइम एक्सिस है, फिर से वही। और ये ग्राफ क्या है, पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस है, ठीक है। ये पोजीशन एक्सिस के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, पोजीशन लगातार इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, पोजीशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, पोजीशन इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। वाइल टाइम क्या है, कोई ना कोई एक पॉइंट पे और सीधा है टाइम के, तो टाइम क्या है, टाइम इज नॉट चेंजिंग, टाइम इज नॉट चेंजिंग, टाइम चेंज ही नहीं हो रहा है। क्या टाइम रुक सकता है किसी चीज के लिए? कोई ऑब्जेक्ट ऐसा पॉसिबल है, कोई घटना जहाँ पे टाइम रुक गया? इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिंपली ये ग्राफ में क्या है, इधर पोजीशन, इधर हमारा टाइम, क्या हो रहा है, लाइन हमारा क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इधर की ओर आ रहा है, ठीक है। लाइन वहां से स्टार्ट हुआ है और नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब क्या है ना कि पोजीशन लगातार जो है, क्या पॉइंट क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो यदि पोजीशन की बात करें तो पोजीशन क्या होगा, नीचे की ओर जा रहा है, पोजीशन डिक्रीज हो रहा है, एक्स इज डिक्रीजिंग, एक्स हमारा क्या है, डिक्रीज हो रहा है। और टाइम हमारा क्या है, इंक्रीज हो रहा है, टाइम क्या जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। ये ग्राफ टाइम के लिए, तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, टी इज इंक्रीजिंग। अब देखो टाइम हमेशा इंक्रीज ही होगा, कोई भी ग्राफ होगा वो पीछे की ओर, टाइम के अनुसार पीछे की ओर नहीं जा सकता। मतलब हम कोई भी ग्राफ ऐसे नहीं बोल सकते कि इधर से इधर गया या फिर इधर से इधर गया है, ठीक है। तो फिर टाइम ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम क्या है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। और लेकिन पोजीशन क्या है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब अभी कोई स्ट्रेट लाइन रहे, वहाँ पे ये पोजीशन 0 रहे और यहाँ पे कुछ ना कुछ पोजीशन पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव में यदि मान लो यहाँ पे 5 मीटर रहा, तो ये क्या, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, मान लो यहाँ पे 5 मीटर रहा, तो स्ट्रेट लाइन है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, लगातार पीछे की ओर जा रहा है। अभी आगे वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो ये पीछे वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब इसकी जो मोशन होगी वो निगेटिव डायरेक्शन में होगी। और निगेटिव डायरेक्शन में यदि मोशन है, पोजीशन यदि निगेटिव जा रहा है, तो वेलोसिटी उसका स्पीड भी क्या होगा, निगेटिव माने। इसका मतलब क्या, गाड़ी रुक रहा है, क्या हो रहा है, गाड़ी चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन उसका अपोजिट है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये चल रहा है, ठीक है। और स्पीड क्या, निगेटिव भी होगा लेकिन उसके साथ कांस्टेंट होगा। अभी बोला था कि स्ट्रेट लाइन कहीं भी रहे वो चीज कांस्टेंट ही देगा, तो कांस्टेंट स्पीड इन निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं करूंगा कर्व लाइन, ठीक है। ये क्या है, हमारा कर्व है ना, कर्व है, इस तरह का ग्राफ है। तो क्या डिपिक्ट करेंगे, किस तरह का मोशन होगा, ठीक है। तो इसको डिपिक्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। नंबर ले लेते हैं समझाने के लिए, 1 2 3। अब देखो क्या है ना, किस ऑब्जेक्ट को का पोजीशन और टाइम कोरिलेट करो। पहला चौथा सेकंड में ये 1 मीटर से गया, अगले 3 सेकंड फिर ये 1 मीटर आगे बढ़ा, मतलब 2 पे चला गया 7 में। अगले फिर 2 सेकंड में ये 3 पे गया, मतलब 1 मीटर। मीन्स जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, ये इसकी स्पीड बढ़ते जा रही है ना, मतलब कम ही समय ले रहा है, ज्यादा तो वही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में कम ही समय ले रहा है। मतलब स्पीड क्या है इसकी, स्पीड को बोलेंगे, स्पीड क्या है इसकी, बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीज कर रही है, ठीक है। स्पीड इज इंक्रीजिंग। सबसे पहला चीज ये यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि स्पीड इसका चेंज हो रहा है ना, स्पीड चेंज हो रहा है, सेम अलग अलग ले रहा है सेमी डिस्टेंस के लिए, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। स्पीड इसका हमेशा इंक्रीज हो रहा है, और चूंकि स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो इसी को क्या कहेंगे, एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेशन में पढ़े थे कि व्हेन स्पीड चेंजेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और से वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसका ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रहा है। और इसमें क्या है, फिर इसे समझाने के लिए क्या करते हैं हम, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले कम समय में 1 मीटर जा रहा था, फिर धीरे धीरे ये टाइम डिस्टेंस, टाइम क्या हो रहा है, 1 ही मीटर कवर करने में ज्यादा समय ले रहा है, ठीक है। 1 ही मीटर कवर करने में, मतलब धीरे धीरे ये ज्यादा समय ले रहा है सेमी डिस्टेंस के लिए। सबसे पहली बात तो ये की है, अलग अलग समय में अलग अलग टाइम ले रहा है सेमी डिस्टेंस के लिए, तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज नॉन यूनिफॉर्म में भी किस तरह का है कि सेम ही डिस्टेंस के लिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है टाइम ज्यादा ले रहा है, मतलब धीरे धीरे स्पीड इसकी
स्पीड क्या हो रही है, बाद की स्पीड कम है, पहले स्पीड उसकी ज्यादा है, बाद की स्पीड कम है, तो स्पीड डिक्रीजिंग, एक समय पे आके रुक जाता है। तो फाइनली ग्राफ ये पैरेलल हो जाएगा। फाइनली पैरेलल जैसे होगा इसका मतलब क्या है, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा। पैरेलल वाला ग्राफ भी पढ़े थे, पैरेलल टू टाइम एक्सिस मतलब रेस्ट में आ जाना। ठीक है, ये फाइनली क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्पीड डिक्रीजिंग इसका मतलब एक एक्सेलरेटिंग मोशन है, लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन है। निगेटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ना करके क्या बोलते हैं, डीसेलरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, डीसेलरेशन। बताइए ये पांचवा टाइप का ग्राफ है हमारा, सॉरी सातवां टाइप का। क्या हमारा इस तरीके से ऐसे इंक्रीज हो रहा है। यही ग्राफ मैंने यहाँ भी पढ़ा था। ठीक है, जिसमें मैंने क्या बताया था, ये एक एक्सेलरेटिंग मोशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, सेमी ग्राफ है, ये एक्सेलरेटिंग मोशन होगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, स्पीड इसकी लगातार इंक्रीज होगी। लेकिन इसमें दोनों में अंतर क्या है, क्यों मैं इसे अलग से फिर पढ़ रहा हूँ जब सेमी ग्राफ है। तो इसका स्टार्ट होने का पोजीशन ये देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, जबकि पिछला वाला क्या था, कुछ इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट था, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था। ओरिजिन से जैसे स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि टाइम बराबर जीरो पे पोजीशन भी जीरो। लेकिन इस वाला ग्राफ में क्या हो जाएगा, टाइम बराबर जीरो पे पोजीशन इज समथिंग, मान लो यहाँ 5 मीटर रहा तो 5 मीटर पोजीशन। ठीक है, तो बस डिफरेंस सिर्फ दोनों के इनिशियल पोजीशन का है, बाकी नेचर सब कोई सेम है जो मैंने वहाँ पढ़ा था, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बस। ठीक है, सेम ही चीज़ है। अब हम चलते हैं लास्ट टाइप ऑफ ग्राफ, कुछ इस तरीके का। हाँ, तो ये भी मैंने पढ़ रखा था कि कुछ इस तरीके का मोशन था, तो इस तरीके वाला पढ़ रखा था, जिसमें क्या था, निगेटिव एक्सेलरेशन था, मतलब डिसेलरेशन तक कह सकते हैं, डिसेलरेशन। और ये ग्राफ किस तरह का मोशन, जितना भी एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन है सब नॉन यूनिफॉर्म में आते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड इज चेंजिंग, ओके, वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ओके, और तो दोनों में अंतर क्या है, फिर से वही अंतर है जो उन दोनों में था, इनिशियल पोजीशन इज चेंजिंग। पहला में इनिशियल पोजीशन जीरो था और इसमें इनिशियल पोजीशन क्या होगा, समथिंग होगा, एक्स डैश, मान लो यहाँ 5 मीटर, फिर से एग्जांपल ले रहे हैं तो 5 मीटर होगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 8 तरह का ग्राफ था जिसमें मैंने पढ़ लिया। लेकिन सिर्फ यही ग्राफ से काम नहीं चल जाएगा, आप क्या करें, एक काम कर सकते हैं, कुछ भी आकृति पार दीजिए, मान लेते हैं ऐसे कर दिए। अब खुद से इसको डिफाइन करेंगे कि इस पार्ट के ग्राफ के साथ मतलब ये किस तरह का मोशन को डिफेक्ट करेगा। उसी तरीके से मैं और एग्जांपल देता हूँ, कुछ इस तरीके का ग्राफ, ये किस तरीके का मोशन दिखा रहा है। और भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। चलो, इस तरीके का ग्राफ कौन सा मोशन होगा, फिर इसी में मान लो इस तरीके का ग्राफ कौन सा मोशन होगा, फिर मान लो कुछ ऐसा ग्राफ हो, सर्कल हो गया तो किस तरह का मोशन होगा, वो तरह का ग्राफ है। ठीक है, मान लो इसे सर्कल दे दिया, अब हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या देगा, किसी समय, किसी खास समय या ड्यूरिंग द जर्नी किस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, उसी का ये ग्राफ है। ये ग्राफ क्या बताएगा कि किस टाइम किसी एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितनी रही है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिखाता है। जैसे इस खास ग्राफ में मैं देखूं, शुरू में टाइम जब इनिशियल था तो उसकी वेलोसिटी शुरू में जीरो थी, फिर जैसे ही 1 सेकेंड हुआ है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 4 पे चली गई। 1 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई है। और उसी तरीके से 2 पर 8 लगातार हर 1 सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ग्राफ जो है वो उसमें क्या है, मोशन वेलोसिटी जो है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, बस ये ग्राफ ये देता है। अब मैं 2 चीज़ें और बता देता हूँ इसके साथ साथ, जो एक ग्राफ से रिलेटेड 2 चीज़ें होती है। इसका जो स्लोप होगा 4 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसका जो स्लोप होगा ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, जैसे पोजीशन वर्सेस टाइम वाला जो ग्राफ था वो क्या देता था, वो वेलोसिटी देता था। ठीक है, तो ये इस तरह का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन। इस ग्राफ का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया देगा वो डिस्टेंस देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लें। ठीक है, यदि हम साइन की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी देगा।
एरिया कैसे निकालते हैं, तो मैंने बोला था कि एरिया जो होता है किसी भी ग्राफ का एरिया उसका एक्स एक्सिस के साथ, खासकर जब हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम एक्सिस के साथ। यदि मुझसे कोई पूछेगा इस खास ग्राफ में कि टाइम 0 सेकेंड से लेकर के 4 सेकेंड तक डिस्टेंस कितना कवर किया गया है, तो इसके बीच का जो एरिया है, मतलब ये वाला जो एरिया है हमारा, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया यदि मैं निकाल दूं तो ये हमारा 0 से 4 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे 1/2 हो गया, बेस हो जाएगा इसका 4 के बराबर, ये वाला लेंथ ही बेस है, 4 के बराबर बेस हो जाएगा, और हमारा हाइट हो जाएगा ये वाला लेंथ, मतलब ये कितने के बराबर यहाँ हो जाएगा इतना, मतलब ये 16 हो गया ना, तो 16 से गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा कितना 32 के बराबर, 32 मीटर हो जाएगा इसमें टोटल हमारा, ठीक है। हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ, यहाँ पे मान लो कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा वेलोसिटी का कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा। मान लो ये जो वैल्यू जहाँ पे ये लाइन है पैरेलल टू द टाइम, मान लो यहाँ पे कुछ 10 मीटर वाला वैल्यू रहा, 10 मीटर पर सेकंड का वैल्यू रहा वेलोसिटी का, और इधर टाइम का कुछ रहा होगा 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, ऐसे ही कर करके मान लो 10 सेकंड 20 सेकंड। तब ये लाइन पर यदि अलग अलग पॉइंट को यदि हम देखेंगे तो क्या होगा, पहला जो पॉइंट है वेलोसिटी सेम, टाइम इज समथिंग, फिर दूसरा पॉइंट टाइम इज इंक्रीजिंग स्टिल द वेलोसिटी इज सेम, फिर तीसरा पॉइंट टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी वही है, मतलब विथ इंक्रीजिंग टाइम द वेलोसिटी इज सेम, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ये क्या कहेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये ग्राफ क्या बता रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी दे रहा है इस तरह का। बात है दूसरा पे, एक टाइम बराबर 0, t बराबर 0, वेलोसिटी भी क्या था, वेलोसिटी भी 0 था, t बराबर 0, वेलोसिटी 0, ठीक है। ऑरिजिन कब हुआ है, ये बॉडी पहले रेस्ट में था, वेलोसिटी 0 मीन्स क्या, बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट। फिर टाइम जैसे जैसे बढ़ा है वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर की ओर ग्राफ जा रहा है, ये ग्राफ क्या जा रहा है ऊपर की ओर, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये जो वेलोसिटी है ना वो यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है, मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी में जो इंक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है। अब वेलोसिटी में इंक्रीज यदि यूनिफॉर्मली हो तो इसे किस तरह का मोशन कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन की जैसे ही बात हो गई। और बात ये भी है कि चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब h टाइम बराबर 0, इनिशियली क्या था, वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहा होगा, मान लो 10 मीटर पर सेकंड, ये वाला कुछ ना कुछ शुरू में 10 मीटर में ही मान लेते पर सेकंड था। बस फाइनली क्या हुआ कि जैसे ही टाइम बढ़ते गया वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी नीचे आ रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर ग्राफ जा रहा है, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, तो चूंकि इट इज ए स्ट्रेट लाइन तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज मतलब डिसलेरेशन हो रहा है, तो कांस्टेंट डिसलेरेशन, सिंपली पिछला ग्राफ का उल्टा, कांस्टेंट डिसलेरेशन, ठीक है। इसकी बात तो मैंने पहले ही कर रखी थी। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है विद सम एंगल विद द एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बट ये रेस्ट से शुरू नहीं हो रहा है, ग्राफ यदि यहाँ से रहता तो बोलते कि बॉडी रेस्ट से शुरू हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये रेस्ट से नहीं, कुछ वेलोसिटी के साथ स्टार्ट हो रहा है, इसको यू बोलते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कैसे, यू से, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज तो हो ही रहा है लेकिन यूनिफॉर्म इंक्रीज नहीं हो रहा है, पहले वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, बाद में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। लास्ट ग्राफ है, इसमें क्या कहेंगे,
टाइम बराबर 0 पे कोई वेलोसिटी नहीं था, टाइम बराबर ए पे कुछ वेलोसिटी शुरू, टाइम बराबर ए पर भी रेस्ट में था, ए से ये स्टार्ट होना शुरू होता है। फिर ये चूंकि एक स्ट्रेट लाइन है मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। फिर ये नीचे आ गया तो ये क्या है, कांस्टेंट डिसेलरेशन है। तो ये तीनों तरह का अति का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे और इस इक्वेशन का हमेशा हर जगह यूज है इसीलिए उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो किसके लिए अप्लाई होता है, किस तरह के मोशन के लिए है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन के लिए। हम बहुत सारा इक्वेशन पढ़े, उससे पहले 2 चीजें जान लेते हैं कि कोई भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो विद कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, उसमें सबसे पहला चीज तो ये लागू होगा कि एक्सेलरेशन की जो फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, ये तो फॉर्मूला ये लागू होगा ही होगा। और दूसरा चीज ये लागू होगा वहाँ पे v एवरेज, उस मोशन में यदि हम उस पूरे मोशन का यदि एवरेज निकालना चाहेंगे तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज हमारा वेलोसिटी आ जाएगा उस पूरे मोशन का, ठीक है। इस दोनों चीज का यूज करके हम तीनों का तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, ठीक है। कितनी टोटल इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा 3, तीनों का तीनों इसी से डिराइव करेंगे। सबसे पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो पहला फॉर्मूला से ही आता है। पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्सेलरेशन वाला जो फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इसी को यदि मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करूँ और टी का मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूँ कि ए इंटू टी विल बी v माइनस 1 v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यदि यू को मैं एक साइड ले आऊँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। और इसी को ठीक तरीके से लिखे तो क्या हो जाएगा हमारा, या फिर ये क्या हो जाएगा, इक्वलिटी होल्ड हो गया ना, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आया, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि सिंपली इसको जो हमारा एक्सेलरेशन वाला जो फॉर्मूला था उसको रीअरेंज करने से मिला है, ठीक है। इसी का रीअरेंज फॉर्म है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, बस इक्वेशन को इधर से इधर किया टर्म। इससे हमें पता क्या चल रहा है कि कोई भी एक्सेलरेटेड मोशन में मैं वो जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन और टाइम के प्रोडक्ट को ऐड करने से मिलेगा, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तीसरा इक्वेशन हम निकालेंगे कैसे, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिस्टेंस के लिए, जिस डिस्टेंस को यस से यहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। और यस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता था, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी एक तो है नहीं, वेलोसिटी तो डिफरेंट है हर एक टाइम पे, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे क्या लेते हैं, वेलोसिटी का एवरेज लेते हैं, वी एवरेज लेते हैं, ठीक है। और टाइम तो टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब दोनों फॉर्मूला में यही यूज करेंगे दोनों इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। यही फॉर्मूला कि यस इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टाइम, ठीक है। अब देखो वी एवरेज कोई भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में मैंने पीछे इसीलिए दे रखा था, वी एवरेज क्या हो जाता है हमारा u प्लस वी अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो v वाला पार्ट है ना, ये जो v दिख रहा है इसको चेंज करेंगे। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा था v इज इक्वल टू क्या था, u प्लस ए टी था ना, जो कि हमारा एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से आया था। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, v की जगह पे फिर से अगेन आ जाएगा u प्लस ए टी बटा में 2 इंटू टी, ठीक है। क्या करते हैं कि हमारा उधर था कॉमन में था मल्टीप्लिकेशन, तो टी से पहले दोनों टर्म को गुना कर देते थे, ऊपर हो जाएगा 2u इंटू टी इज 2ut प्लस ए टी इंटू टी इज ए टी का स्क्वायर, ठीक है, बटा में 2। अब ये प्लस वाला टर्म है ऊपर में, दोनों टर्म को अलग अलग 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 हमारा कॉमन है नीचे में, 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। और इसी को यदि हम ठीक से लिखना चाहे तो ये पहला वाला टर्म में 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा u एंड टी। पहला वाला टर्म में क्या बचेगा u टी, दूसरा वाला टर्म में क्या बचेगा 2 है तो 1/2 इधर लिख दिया अलग से, और 1/2 लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख देंगे ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये वाली। तो ये हमारा यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। शुरुआत वहीं से करेंगे सिंपल सा फॉर्मूला से कि डिस्टेंस जो होता है हमारा वो वी एवरेज मतलब वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम से होगा, ठीक है, ये सिंपल सा। और धीरे धीरे बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। वी एवरेज का फॉर्मूला हमने देखा था, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या था हमारा, वी प्लस यू अपॉन टी, वी प्लस यू अपॉन 2, सॉरी टी नहीं 2, ठीक है। और टाइम को
टाइम को भी अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे टाइम को। पहले हमने यहाँ पे भी को चेंज किया था, ठीक है, अब टाइम को चेंज करेंगे। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता था, तो आपने एक्सेलरेशन वाला जब फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सेलरेशन बराबर पहला वाला जो इक्वेशन था हमारा वो क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टू था, सॉरी टी था अपॉन v अपॉन टी था। अगर मैं टी के लिए लिखना चाहूँ और ए को नीचे ले चला हूँ तो टी के लिए क्या लिख सकता हूँ, टी इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए लिख सकता हूँ, ठीक है। सेम ही चीज है, सिर्फ टर्म को रीअरेंज किया है, टी को इधर ले चला आया, ए को उस तरफ ले चला गया, ठीक है। तो ये चीजें लिख सकता हूँ, ये चीजें लिख सकता हूँ, ठीक है। टी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, टी की जगह पे लिख सकता हूँ v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। तो टी को हटाया और यहाँ पे लिख दिया v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, v प्लस यू इंटू v माइनस यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, और यही था यस के बराबर। थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ेंगे, ये फॉर्म नहीं चाहिए हमें। यस 2a को क्या करेंगे, इधर ले चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a यस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस फॉर्म को भी याद कर सकते हैं, इस फॉर्म को भी इक्वेशन के रूप में जान सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। या फिर कभी कभी इसी को दूसरा फॉर्म में भी रख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा चेंज करके क्या करेंगे, यू स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक फॉर्म है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्म, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्म। तो ये फाइनली हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये दोनों को हम लोग, ये दोनों को तीसरी इक्वेशन बोल सकते हैं, इसको भी और इसको भी, दोनों को, ठीक है। एक तो हमारा पहला इक्वेशन ये था कि b इज इक्वल टू यू प्लस एट, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac। अब आते हैं ग्राफिकल प्रूफ पे, कि ग्राफ से कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये ग्राफ को समझते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में हमारा ग्राफ वाला लाइन है, तो ये ग्राफ वाला लाइन है, तो ये बी वर्सेस जो टी ग्राफ है, ऑब्वियस सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है, और साथ में ये ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है, मतलब ये रेस्ट में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, रेस्ट में नहीं है, ठीक है। ये शुरू में ही कुछ ना कुछ वेलोसिटी, और यहाँ पे चूंकि ये u डिस्टेंस पे ये है, तो इसका डिस्टेंस ये वाला लेंथ यदि u है, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमारा u है। फाइनली वो t समय पे, ये मान लो ये यहाँ से यहाँ तक t टाइम है, ये t समय लगा, t टाइम पे ये क्या कर जाता है कि b तक पहुंचता है, a से लेकर के b तक पहुंचता है, और b पर वेलोसिटी उसकी v हो जाती है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, v हो जाती है। मतलब ये वाला लेंथ यदि मैं बात करूं इस लेंथ की, bc लेंथ की, तो ये क्या हो जाएगी, v हो जाएगी ना। कैसे v हो जाएगी लेंथ, क्योंकि o से यहाँ तक की लेंथ, ये वाला लेंथ v है, तो ये वाला लेंथ भी क्या होगा, v हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी वर्सेस जो टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप जो होता है वो क्या देता है, हमारा एक्सेलरेशन देता है, ठीक है, एक्सेलरेशन देता है। स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, मतलब हम लिख सकते हैं ए जो एक्सेलरेशन था वो स्लोप के बराबर, और स्लोप होता क्या था, tan थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब मैं इस ग्राफ पे चलता हूँ, ये ग्राफ में ये वाला स्ट्रेट लाइन है हमारा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस हमारा ये है, एक्स एक्सिस, इसके साथ यदि मैं एंगल करूं, इसका एंगल निकालूं, तो मैं ये कर सकता हूं कि इसी को मैं थोड़ा सा एक्स एक्सिस को यदि मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, जस्ट फॉर इमेजिनेशन, इमेजिन कीजिए, शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, बस इमेजिन कीजिए कि यदि एक्स एक्सिस यहाँ होता तो ये जो एंगल होता वही एंगल क्या होता है, एक्स एक्सिस और ये ग्राफ के बीच का एंगल होता है, ठीक है। समझ में ये चीज आ रहा है, ये ग्राफ के बीच का एंगल होता, और इसी का tan थीटा जो होता, इसी का जो tan थीटा वैल्यू होता
वो हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब tan थीटा किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा क्या हो जाता है, p अपॉन EH होता है। क्या होता है हमारा, p बटा में परपेंडिकुलर बटा में बेस, सॉरी p अपॉन b होता है, ठीक है, p अपॉन b। मतलब यदि इस ट्रायंगल की बात करें तो ये BD वाला जो लेंथ है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो हमारा AD वाला जो लेंथ है ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ p बटा b के बराबर लिख सकता हूँ BD बटा में AD, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अब देखो BD, ठीक है, ये वाला लेंथ जो BD था ये कितना होगा, किसके बराबर होगा। तो मैं ये कहूँ कि यदि मैं CB BC जो ये वाला पूरा लेंथ है, ये BC लेंथ है, BC वाला लेंथ में यदि मैं इतना लेंथ हटा देता हूँ, ये लेंथ को मैं हटा देता हूँ, तो यही लेंथ क्या बचेगा, BD बच जाएगा। और ये लेंथ किसके बराबर था, जिसे हटा रहा हूँ वो CD के बराबर। ये समझ में आया कि BC में यदि CD को घटा देंगे तो यही BD के बराबर हो जाएगा। ये लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, BD के बराबर, ठीक है। तो BC हमारा क्या है, BC हमारा यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो हमारा क्या है, BC भी है। और CD जो लंबाई है ये से ये जो है वही हमारा वो A वाला लंबाई है, यही सेम लंबाई है, ठीक है, पैरेलल है, सेम लंबाई है। तो ये U है, मतलब CD क्या है हमारा, U है। तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से V माइनस U हो जाएगी, ठीक है, बस यहाँ पे लिखेंगे। अब देखते हैं AD की क्या वैल्यू होगी। BD की वैल्यू तो V माइनस A निकली, AD की वैल्यू क्या होगी, तो AD ये वाला लेंथ है, ये लेंथ जो होगा वही OC की लेंथ के बराबर होगा। ये दोनों लेंथ क्या होगा, बराबर होगा ये दोनों लेंथ। और ये लेंथ क्या था, OC जो है वो T के बराबर है ना, नीचे मैंने ब्लू से मार्क किया, ये T के बराबर, मतलब AD जो है वो T के बराबर है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि A बराबर हो जाएगा BD बटा में AD, और BD की वैल्यू थी V माइनस U और AD की वैल्यू थी T, ठीक है। A इज इक्वल टू V माइनस U अपन T, यही फॉर्मूला भी था और यही ग्राफ से भी आया, स्लोप से भी निकाल करके लाया। इसी को थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करेंगे तो A इंटू T हो जाएगा V माइनस U, और फाइनली V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू U प्लस AT हो जाएगा, ठीक है। V इज इक्वल टू U प्लस AT, यही हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालते थे ग्राफ से, कि जो एरिया होता है ग्राफ का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो ग्राफ होता है उसका टाइम एक्सिस पर जो एरिया होता है, मतलब ये वाला जो एरिया होगा, ये पूरा एरिया क्या हो जाता है हमारा, वही डिस्टेंस देता है। कि डिस्टेंस जो होता है हमारा, डिस्टेंस जिसे S से डिनोट करते हैं, वो एरिया के बराबर होता है। और ये जो इस केस में जो है किसका एरिया हो जाएगा, तो ABGCO का एरिया, इसका एरिया हो जाएगा तो ABCO का एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ABCO ऐसे देखा जाए तो ABC क्या है, इसमें दो चीज़ें, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल मिला हुआ है। तो S इज इक्वल टू लिखूंगा रेक्टेंगल का एरिया मीन्स एरिया ऑफ ADCO, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। दो पार्ट है ना, मैंने बताया था इसमें क्या है, दो पार्ट है। एक तो हमारा ये वाला रेक्टेंगल हो गया ADCO, और दूसरा पार्ट है ये वाला ट्रायंगल का, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल का कौन सा ट्रायंगल, ABD ट्रायंगल, ठीक है, ABD ट्रायंगल, ठीक है, ABD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OU इंटू OT हो जाएगा। OU की वैल्यू क्या थी, OU की वैल्यू क्या थी, U, और OT की वैल्यू थी T, तो ये तो UT हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD को क्या लिखेंगे, 1/2 गुने बेस गुने हाइट, तो 1/2 हो गया। बेस कितना इसका AD है जो कि T के बराबर है, बेस इसका T हो जाएगा, और हाइट इसका क्या हो जाएगा, PD के बराबर। PD को थोड़ा सा चेंज करेंगे। जब हम पहला फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो एक्सेलरेशन बराबर स्लोप लिखे थे, स्लोप tan थीटा जो लिखा था मैंने, उसमें BD बटा में AD लिखा था। एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखा था, PD अपॉन AD, ठीक है। जहाँ AD क्या था, AD हमारा टाइम था, ठीक है, AD टाइम के बराबर था। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि BD जो होगा वो A इंटू AD हो जाएगा, A इंटू AD मतलब A इंटू T के बराबर हो जाएगा। BD क्या हो जाएगा, A इंटू T, और यही BD यहाँ पे है
तो बी डी को ए टी से सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक है। बी डी को क्या चीज़ से सब्स्टिट्यूट करूँगा, ए डी से। अब इसको हटा देते हैं 20, तो यहाँ पे अब फाइनली क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए इंटू टी, ठीक है। जो कि फाइनली यस इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन था। मैंने बोला था कि दूसरा और तीसरा हमेशा क्या से आएगा, डिस्टेंस से आएगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डिस्टेंस से निकालेंगे। वही चीज़ करेंगे, डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए था हमें ग्राफ में, तो हमें इसका एरिया ही चाहिए, ठीक है। अब इस बार एरिया थोड़ा अलग तरीके से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ये जो फिगर था ए ओ सी बी क्या है, ये एरिया पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। देखा जाए तो एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम किसको कहते हैं, जिसमें दो साइड पैरेलल होता है, दो साइड नॉन पैरेलल होता है, ठीक है। तो इसमें एओ वाला जो है वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है। ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड दोनों पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। और ये वाला साइड और ये वाला साइड ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूला में लगा सकता हूँ ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाता है, 1/2 गुने सम ऑफ पैरेलल साइड पहला चीज तो ये, और दूसरा क्या हो जाता है गुना डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है। ये होता है हमारा पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है। अब सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए और सी बी को जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1/2 ए और सी बी क्या था, ए हमारा यू है और सी बी हमारा क्या है, बी है। तो यहाँ पे लिखेंगे यू प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। यू प्लस बी लिख दिया गुने डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज टी, क्या है हमारा टी है। लेकिन टी है एक्चुअली में, टी जो है वो हमारा एडी है, ठीक है। टी जो है वो हमारा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं, टी हमारा क्या है, एडी के बराबर है। और मैंने एक चीज़ बताया था, फिर से पहला वाला इक्वेशन क्या आता है, पहला वाला इक्वेशन बताया था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो बी डी अपॉन एडी के बराबर था, ठीक है। बी डी अपॉन एडी के बराबर था एक्सेलरेशन। अब बी डी जो था, बी डी किसके बराबर हो जा रहा था, बी डी जो था वो भी माइनस यू के बराबर था, और एडी तो एडी था, ठीक है। एडी को एडी ही रहने देते हैं, क्यों एडी रहने देते हैं, क्योंकि ये टी के बराबर है। या फिर इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ, एडी को लिख सकता हूँ, एडी इज इक्वल टू पी माइनस यू अपॉन ए, पी माइनस यू अपॉन ए। टी जो था एडी के बराबर था और एडी जो है वी माइनस यू अपॉन ए के बराबर है, तो टी की जगह पे वी माइनस यू अपॉन ए लिख सकते हैं क्या, ये जो टी है उसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, टी की जगह पे वी माइनस यू अपॉन ए लिख सकता हूँ, है ना। इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, यस इज इक्वल टू था 1/2 पी प्लस यू इंटू पी माइनस यू बटा में 2, ठीक है। हाँ ठीक तो है। अब यहाँ से क्या होगा, बस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। सॉरी 2 नहीं था, v माइनस यू अपॉन ए था, ठीक है, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे। क्या लिख सकते हैं, यस इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, बटा में ए का ए। और सिंप्लीफाई करेंगे तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा, नीचे में 2a हो जाएगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई करो, ये तो पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2a को एक साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 2a यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। यही था हमारा थर्ड इक्वेशन, था हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इस चीज ये भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब सर्कुलर मोशन करेंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन होगा क्या, कोई भी सर्कुलर पथ में कोई ऑब्जेक्ट यदि रिवॉल्व करेगा या फिर इस पर मोशन शो करेगा तो सर्कुलर मोशन होगा। जैसे यदि कोई यहाँ ऑब्जेक्ट और ये इस पथ पे घूमता है तो वो सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। यदि मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ तो ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं ना, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। और डिस्टेंस क्या होता है, तो पथों पे द लेंथ ऑफ एक्चुअल पथ वही हमारा डिस्टेंस होता है। तो यदि मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर के शुरू किया, मान लो हाफ तक इस तरह का आया, हाफ तक इस दूरी पे आया, इस पॉइंट पे आया सर्कल का, इस पॉइंट पे आया सर्कल का, तो उसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। यदि एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो पॉइंट टू पॉइंट को मिलाने वाला जो शॉर्टेस्ट लाइन होगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कल में भी स्पीड कांस्टेंट रहे, हर एक पॉइंट का जो स्पीड रहे वो एक जैसा है। यदि कोई यहाँ से चलना शुरू किया है मान लो 15 किलोमीटर पर आवर से, तो हर एक पॉइंट पे वही सेम ही स्पीड से चलता रहे ना,
तो वो उसे हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर होगी, यहाँ पर भी 15 किलोमीटर पर आवर होगी। तो इस तरीके से, तो अब हम इस कंडीशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे और एक्सीलरेशन देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले यदि स्पीड की बात करें तो मैंने बताया था सब जगह समान होगा, ठीक है, इक्वल एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर या फिर एवरी पॉइंट, इक्वल ऑन एवरी पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑन एवरी पॉइंट, क्योंकि स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर जैसे किसी एक पॉइंट पर शुरू हुआ था, यदि मान लो ये यहाँ पहुँच गया इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पर उसका क्या होगा ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्शन की बात करूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन सर्कुलर मोशन पे क्या होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी की बात कर रहे थे, डायरेक्शन की बात कर रहे थे। कोई ऑब्जेक्ट, तो मान लो एक ये गोला है, इस पर ये चल रहा है, यदि इस पॉइंट पे है तो उसका डायरेक्शन जो होगा इस तरफ होगा, यदि इस पॉइंट पे है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, यदि ये इस तरीके से घूम रहा है तो, ठीक है। तो ये डायरेक्शन डिसाइड कर इससे करते हैं। तो सर्कल पे जिस भी पॉइंट पे हमको डायरेक्शन निकालना होता है तो वहाँ से हम लोग टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के किसी एक ही पॉइंट पे टच करे, जिस पॉइंट पे हमको टेंजेंट निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये लाइन ऑफ क्या हो जाएगा, टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट। और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी तो एक इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए प्लस डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे उसके टेंजेंट के जैसा होता है, और चूंकि टेंजेंट हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज है, क्योंकि टेंजेंट डिफरेंट हो जाएगा हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज है, तो वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होगा, कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड के बराबर होता है। स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड को कह सकते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं एक शॉर्ट चीज में बोलूँ कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रहती है, तो वेलोसिटी जो होता है वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट ऑन ईच पॉइंट। डिफरेंट ऑन ईच पॉइंट, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड इज सेम। अब एक्सेलरेशन की बात करें, चूंकि दो तरह का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो दो तरह का होगा। यदि सर्कल को एक रास्ता मान लें, सर्कल को एक रास्ता मान लें, तो यदि इसमें स्पीड चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट। यदि किसी ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से चलना शुरू हुआ और यहाँ पे चलते चलते उसका स्पीड कुछ बढ़ गया तो वो एक्सेलरेट करेगा कुछ समय में, ठीक है। लेकिन चूंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हर जगह सेम है तो इस तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा, लीनियर एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा। लेकिन एक दूसरा तरह का एक्सेलरेशन होता है जब कोई सर्कुलर पथ पे चलता है, वो होता है एक अंदर की ओर जो बल लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे कहते हैं अंदर की ओर, ठीक है, उस बल के कारण मास को डिवाइड करेंगे तो वो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, जो कि हमारा ये हायर क्लास में पढ़ना वी स्क्वायर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और रेडियस पर डिपेंड करता है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सिंपली यदि लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें तो 0 होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है।